लोग जान रहे हैं कि अब हम लोग चल रहे हैं क्विज शुरू करने, और ये क्विज कहाँ होती है? गुरु बुद्धा क्लासेस सासाराम में। एक बात हम पहले भी बोले थे और फिर से बोल रहे हैं और ऑन कैमरा इस बात को बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्विज जो क्लास है वो तो बेनिफिट है, 100% है। हम क्विज से भी दावे के साथ इतना बोलिए कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर आपका एसआई का जो पेपर होता है, अगर उस एसआई के पेपर अगर 50 क्वेश्चन नहीं आ जाए तो फिर मतलब हम क्या बोलते हैं, ये मेरा पूरा बोलिए क्या पूर्ण विश्वास है कि अगर 100 क्वेश्चन है प्री अथवा मेंस में तो उसमें हम कंफर्म बोलते हैं कि 50 क्वेश्चन यहाँ से आपका अटैच होना ही होना है। आई मीन मतलब क्या बोलिए टच करना ही करना है। तो हम इसीलिए बोलते हैं, एक तो अपना ये बात है, यहाँ पर क्विज करने का ये बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या होता है क्विज करने का, आप कहीं भी रहिए आपको क्या होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है। सेकंड बात। तीसरा बात आपको क्या मिलता है कि आपको लगातार जो है अगर कोई एक टॉपिक आया तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाता है। तो ये ऐसा बोलिए लोग बहुत कम ही कराते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा करना जरूरी होता है। क्यों ऐसा करना जरूरी होता है? क्योंकि जब तक अगर बोलिए हम इस तरह से नहीं करेंगे तो उसका बोलिए ये असर होता है कि आदमी आगे से तो बोलिए पढ़ता जाएगा, पीछे से क्या होता जाएगा, भूलता जाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिमाइंड कराया जाए और उस जो भी अपना चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। और दूसरा चीज़ ये कोशिश रहता है कि अगर मान लीजिए एक सपोज कीजिए 1857 की क्रांति आ गया। 1857 क्रांति को क्या करना है कि जब एक बार टॉपिक उठाना है तो उसको पूरा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि 1857 की क्रांति में ये जरूरी नहीं है कि बोलेगा कि कानपुर से कौन किया था, और ये भी जरूरी नहीं है कि बोलेगा कि मतलब 1857 की क्रांति को अपने आंखों देखा किसने किया। 1857 में बोले बहुत सारे बोले क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बात हुआ। अब एक बात जैसे 1857 की क्रांति का बोले हैं तो ये मेरा एग्जाम्पल है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मेरा एग्जाम्पल है केवल 1857 से प्रकाश संसद आ जाइए, फिर अपना क्या बोलिए आवर्त सारणी आ जाइए, उसके अलावा क्या बोलिए कि विंड आ जाइए, फिर अपना एयर विंड आ जाइए, फिर अपना वाटर विंड आ जाइए, उसके अलावा आप क्या ले लीजिए, उसके अलावा बोलिए चक्रवात ले लीजिए, साइक्लोन ले लीजिए, एंटी साइक्लोन ले लीजिए। उसके अलावा क्या बोलिए आप किसी महादेश में जाइए, फिर स्टेट ले लीजिए। आप हिस्ट्री में अगर आते हैं तो कुछ भी लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन ले लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास देख लीजिए, राष्ट्रकूट वंश देख लीजिए, चोल वंश देख लीजिए। तो आई मीन मतलब जितना भी चैप्टर है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लीजिए, जितना भी चैप्टर है कोशिश आप लोग भी यही कीजिए कि जहाँ कहीं भी पढ़िए उसको जो है इस चीज़ हम बोल रहे हैं कि मतलब आप किसी भी चैप्टर से आइए उसका आप डिटेल्स पढ़िए। दूसरा बात, हाँ एक चीज़ ये रहा। और दूसरा बात वैसे छात्रों के लिए हम बोलिए कुछ छात्रों में ये गुण देख रहे हैं अभी वो लोग कर क्या रहे हैं कि अभी तो कुछ दिन से देख रहे हैं कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं बीच में बोले ड्रॉप मार रहे हैं। ये बोलिए वही सेम टू सेम वाला बात हुआ कि जब हम लोग बचपन में थे तो क्या करते थे और स्कूल में जाते थे और स्कूल में बोले बस्ता रख कर भाग जाते थे। तो यहाँ पर बात देखिए करियर का लगा हुआ, करियर दाव पर है। तो आप लोगों को भी यही बात बोलेंगे कि अगर जब पढ़ाई करें तो उसको नियमित कीजिए और कंटिन्यू करिए। अपना एक दिन का क्लास मत, पहला बात ड्रॉप मत कीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये चीज़ कि अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन का बटन दबाकर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर बेहतरीन तरीके से शेयर कीजिए। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। हो गया ना जी? आइए तो एक बात बताइए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। बहुत बेहतरीन। देखिए जब बात करते हैं बौद्ध साहित्यों की तो जानते हैं बौद्ध साहित्य में कहा जाएगा सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक की रचना अपना किस में? तो सूत पिटक की रचना तथा विनय पिटक ये दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। क्या बोले? प्रथम बौद्ध संगति के दौरान सूत पिटक तथा विनय पिटक अपना रचना किया गया था। और सूत पिटक के जो लेखक कौन थे? महात्मा बुद्ध के। ठीक है, क्या बोले? सूत पिटक के लेखक महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने। ठीक है, क्या बोले हैं? महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने सूत पिटक को लिखा है, जबकि वही अपना विनय पिटक को किसने लिखा है? उपाली ने लिखा है। और यही जब बात करते हैं विधम पिटक हो तो ये अपना मोगाली पुती लिखते हैं। ठीक है, हाँ। तीसरा बौद्ध संगति में क्या हुआ? हाँ वो मोगाली पूता भी, मोगाली पुतिस्त भी, मतलब जिस तरह से हो जाए उस तरह से कर लेना। अब क्या होता है क्वेश्चन यहाँ से क्या देगा? एक चीज़ तो जो क्वेश्चन दिया वो हम अपना बोल दिए हैं कि इसमें किस में लिखा गया था, इसके लेखक कौन थे? सूत पिटक किस है? तो सूत पिटक में क्या बोलिए कि महात्मा बुद्ध का क्या है? उपदेश है। सूत पिटक महात्मा बुद्ध का उपदेश है। विनय पिटक में संघ के आचरण तथा नियम है। और यही जब बोलने का विधम पिटक में दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ से बहुत बढ़िया। तो आप जो जब फटाक से ये बताइए कि महात्मा बुद्ध के प्रथम चेला कौन थे? बोलिए क्या है? कालूराम बोलिए। हाँ हाँ क्या? जमाली बोलिए। इनके प्रथम चेला कौन थे जी? आनंद जो है इनके प्रिय चेला थे। इनके प्रथम चेला कौन थे? नहीं, प्रजापति गौतमी जो इनकी प्रथम महिला, हाँ मौसी थी। हाँ इनके जानते हैं, देखिए प्रथम चेला दो शूद्र व्यक्ति थे। ठीक ना,
अरे यार फिर नाम उसका हम भी भूल गए क्या, 2 शूद्र व्यक्ति थे और ठीक है अभी नहीं ध्यान पा रहा है, बोल देंगे, ठीक ना, कन्फर्म खत्म करते बोल देंगे। तो इनके प्रथम चला हुआ है। तो ये बताइए कि महात्मा बुद्ध के, ठीक ना, क्या बोले हैं, महात्मा बुद्ध के दूसरी महिला चेलिन कौन थी? चेलिन मतलब मेरा कहना है शिष्या है, ठीक है, इसको आप लोग गलत में मत लीजिए, ठीक ना। कौन थी? आम्रपाली, बहुत बेहतरीन। कौन थी? आम्रपाली। और आम्रपाली की बताइए, आम्रपाली जो है मतलब किसकी माँ थी? जीवा की ना थी, जीवा की नहीं थी। तो जब जीवा की ये माँ थी, ये बताइए, ठीक है, जीवा की माँ थी, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि ये जीवा की क्या वास्तविक माँ थी? नहीं, जीवा का ये लालन पालन की थी। क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि जीवा के माता का नाम क्या है? नहीं, जीवा के माता का वास्तविक उनके माता का नाम जो सलावती है, ठीक है। अब एग्जाम इसको पूछ रहा है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो ये बताइए बौद्ध धर्म पढ़ लिया जाए? हाँ, बहुत बेहतरीन। आइए जब पढ़ लिए तो पढ़। देखिए बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं, बौद्ध धर्म का स्थापना क्या बोला जी कि बौद्ध धर्म का स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था और इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत सुंदर, एर्नाल्ड एल्विन है, बहुत सुंदर। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? एर्नाल्ड एल्विन है। अब आते हैं, जानते हैं महात्मा बुद्ध का क्या कर लिए, थोड़ा इनका जीवन परिचय देख लिया जाए। जब जीवन परिचय देखते हैं तो क्या क्या चीज़ देखना है? इनका जन्म भैया का हुआ था 563 BC में, ठीक है। क्या बोले? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन, ठीक है। और सुधोधन जो अपना किस वंश के थे? सा के कुल के थे, ठीक है। इनके माता का नाम क्या था? माया देवी। और एक क्वेश्चन ये आता है कि इनके माता माया देवी ये किस वंश की थी? कोलिया वंश की। अब बात क्या करते हैं जी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो एक क्वेश्चन ये बताइए कि महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंतक। और इनका जो सारथी था उसका क्या नाम था? सब ठीक है। देखिए जो चन्ना आप लोग बोल रहे हैं ना, वो भी देखिए इनके सारथी का नाम 3-4 नाम मिल जाएगा। चन्ना, छेना, ठीक है। चन्ना, छेना कौ से देखिए एक और नाम मिलता है, ठीक ना। इनका 3-4 नाम मिल जाएगा। हाँ देखिए चन्ना, छेना, चार, एक और कोई नाम है, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, वो छंदक के नाम से। अब देखिए बात क्या करते हैं, ये तो अपना बात हो ही गई। अब बात क्या बोले, ये हो गया। ये देखिए महात्मा बुद्ध होते क्या है, जब 16 लगभग ना क्या बोलिए कि ये जब अपने घर से निकलते हैं तो क्या बोलिए अपना 4 चीज़ देखते हैं भैया। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। क्या देखते हैं? एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, उसके पश्चात बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं सबसे पहले, फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और बीमार के फिर अपना एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और उसके पश्चात किसको देखते हैं रमेश बाबू? सन्यासी को। जब ये देखते हैं तो वहीं से बोलिए क्या चीज़ इनके माइंड में आता है कि अरे तो जितना सब फुसिया है। अगर बात किया जाए भैया ये राजा महाराजा ये जो भी है ये तो सब फुसिया है, इसका वास्तविक जीवन से अगर परिचय कराया जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर यकीन ना हो तो आप लोग कभी आधे घंटे मतलब अकेले में सोच लीजिए, केवल इस पर सोचने पर टाइम दीजिए, मालूम चल जाए ये सब कुछ नहीं है दुनिया में। ये तो अपना बात हो गई। ये अपना देखते हैं, जब ये देखते हैं तो क्या करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग करने के पश्चात इन्हें बोलिए हाँ बहुत समझिए 6 वर्ष के पश्चात यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में ही बंदे को क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? तो यही वर्ष अपना बोधगया में निरंजना था फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब टू द पॉइंट वाली बातें क्या आती हैं? तो देखिए टू द पॉइंट वाली अपना बातें यहीं से ये आ जाती है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? संबोधि। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति क्या कहते हैं? संबोधि। और ये बोलिए जब इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति से थोड़ा सा एक और कहानी लीजिए। ज्ञान की प्राप्ति होने से पूर्व ये बोलिए वैशाली में इनके प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, ठीक ना। अलार कलाम से वैशाली में मिले और उनसे क्या चीज़ कुछ सांख्य दर्शन के बारे में कुछ अपना विचार लिया, उनसे कुछ शिक्षा लिए। उसके पश्चात राजगीर में आते हैं, और राजगीर में किससे मिलते हैं? रुद्रक्रमापुत्र से। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक्रमापुत्र। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं, फिर इन्हें हमने क्या चीज़ ज्ञान की प्राप्ति अपना करा दी है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या होता है भैया? हाँ, जब इन्हें ज्ञान की तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। अब बात क्या होती है, इन्होंने जानते हैं सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। सारनाथ में भी अपना एक कोई निश्चित जगह जिसका नाम है ऋषिपट्टनम, ठीक है। सारनाथ के ऋषिपट्टनम में अपना उपदेश देते हैं। पहला उपदेश इनका पाली भाषा में था। क्या बोले? इनका उपदेश पहला किस में था? पाली भाषा में था। इनका पहला उपदेश पाली भाषा में था।
और ये ठीक है, इनका पहला उपदेश पाली भाषा में था। तो देखिए जो अपना पहला ये उपदेश देते हैं उस उपदेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन। बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली क्या बातें आती हैं, ये तो बोलिए अपना वहाँ से दे दिए। जब अपना उपदेश दे लिए तो अरे फिर देखिए रुको, तो दो व्यक्ति महाभिनिशिक्रमण, गृह तया को महाभिनिशिक्रमण कहा था। बहुत बेहतरीन। क्या बोला? अच्छा ठीक है, बाद में ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने अपना देखिए क्या बोले हैं कि सबसे पहला बोले हैं कि अपना उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया है? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश राजगीर में दिया था, ठीक है। और राजगीर में किसको दिए थे? तो वही इनका जो क्या नाम है, सुभद्र जो थे ना, उसी को मतलब क्या चाहिए बोलिए बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हुए, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए कि सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। और कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। क्वेश्चन ये भी रहता है कि चंडी प्रगोद कहाँ कराए जाते हैं? प्रसेनजीत कहाँ कराए? चंडी प्रगोद जो अवंती कराए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और क्या बोले कि ये इनको प्रसेनजीत कहाँ कहते हैं? कौशल के। अब चलिए जब ये बोलिए अपना उपदेश दे लेते हैं और उपदेश देने के पश्चात कहाँ आते हैं, जो बात बोली इसके तीनों क्वेश्चन बोलिए पूछ लेता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये बोलिए अपना उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद में कहाँ आते हैं? मगध में आते हैं। जब ये बंदे मगध में आते हैं तो इनके बोलिए उपलक्ष्य में, इनके बोलिए स्वागत के लिए बिंबिसार के द्वारा बेलूवन विहार का निर्माण कराया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि बेलूवन विहार का निर्माण किसने कराया था? बिंबिसार ने। और यही जस्ट ये कहा जाता है कि पुब्बाराम विहार का निर्माण किसने कराया था? पुब्बाराम विहार का निर्माण, पुब्बाराम विहार का निर्माण वही अपना अवंती के राजा प्रसेनजीत जी कराते हैं, ठीक है। हाँ कि देखिए क्या बोले, पुब्बाराम विहार का निर्माण कौशल नरेश प्रसेनजीत के द्वारा कराया जाता है। अब एक क्वेश्चन यही से रहता है, अशोकाराम विहार का निर्माण किसने कराया था? अशोक नहीं। अशोकाराम विहार का निर्माण किसने कराया था? अशोक नहीं। अब हाँ वहीं पर है। अब जब बात करते हैं तो इसको जानते हैं, इसको थोड़ा यहीं कुछ चंद सेकंड के लिए रोकते हैं और रोकने के पश्चात हम लोग टू द पॉइंट का आते हैं। इनका सीधा कराइए कैसे मृत्यु करा देते हैं, ठीक है। किनकी? महात्मा बुद्ध की। देखिए जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 483 BC में, ठीक ना। क्या बोलिए 483 BC में कुशीनगर वर्तमान देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। और ये चीज़ आता है, ऐसा कहा जाता है कि चुंडों के द्वारा, ठीक ना, क्या बोले हैं? चुंडों के द्वारा, ठीक है। मल्लों के दरबार में इनकी मृत्यु हुई थी और चुंडों के द्वारा क्या बोलिए कुछ भोजन दिया था, जो कि ये गैस लगाया था कि बोले सुअर का, ठीक है, सुअर का मांस था उसमें, और वही बोले इनके बॉडी में का संक्रमण फैल गया। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बोलिए अपने काची अवशेषों से 8 स्तूप का निर्माण कहते हैं। बहुत बेहतरीन। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, अश्व अक्षांश कितना से कितना डिग्री के बीच में होता है? बहुत सुंदर। 35 से 40, 30 से 40 भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो ये बताइए निम्न विषुवतीय, ठीक, अश्व अक्षांश अपना बोल दिया ना। तो ये बताइए कि निम्न विषुवतीय क्वेश्चन यहाँ से और आता है, हाँ, डोलड्रम कहाँ से कहाँ पाया था जी? ठीक है, 5 डिग्री अथवा बोलिए 0 से 10 डिग्री कर सकते हैं, नॉर्थ एवं साउथ, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। तो ये जब क्षोभ मंडल है भैया, क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? सही है हो। क्षोभ मंडल, ठीक है, 0 से 16 अथवा 0 से 18 बोलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि अपना ये जो है अपना वायुमंडल की ऊंचाई होती है। और इसमें क्या बोले जितना ही मौसमी संबंधी घटना होता है कहाँ होता है? सब क्षोभ मंडल में। और हेलीकॉप्टर कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में। रुकिए, हाँ देखिए बता रहे हैं, यही बोलिए क्या एग्जाम में देखिए क्या होगा, यही छोटा छोटा बोलिए मिस्टेक होगा, ठीक है। एग्जाम में क्या छोटा छोटा क्या बोला कि क्षोभ मंडल की हेलीकॉप्टर कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। जबकि एरोप्लेन कहाँ होता है? समताप मंडल में, ठीक है। बहुत बेहतरीन। चलाइए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ा नदी मोहना किस नदी का है? गंगा ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है, विश्व में अपना वो नदी। अगला बताइए, ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत।
संस्कृत, संस्कृत, बहुत बढ़िया। तो आप लोग हमें ये बताइए किसके बारे में बात हो रही है? वैदिक सभ्यता ना। तो वैदिक सभ्यता की जब बात करते हैं तो इस समय आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे? सब तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। हाँ, क्वेश्चन बताइए। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितना बार प्रयोग किया गया है? बहुत बेहतरीन, 36 बार। और ये बताइए कि इसमें कितनी नदियों का वर्णन है? बहुत बेहतरीन, नहीं सुनिए बताएं। इसका 21 अथवा 25 नदी दोनों में से किसी का भी वर्णन है। 25 भी देता है और 21 भी देता है, ठीक ना। इसमें क्या बोलेंगे? टोटल नदियों का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? सबसे पूर्वी नदी गंगा है और सबसे पश्चिमी नदी कौन है? कुरुबा है। हाँ, कहा है हम लोग इतना सोच में हो जा रहे हैं? कुरुबा है। तो ये बताइए, ये तो अपना नदियाँ हुई, तो ये बताइए जस्ट यहीं से ये बताइए कि हाँ, इसकी सबसे पवित्र नदी कौन सी है जी? सरस्वती। बहुत, इससे सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। अब चलिए ठीक है, तो सबसे ऋग्वेद में ही सब बोल रहे हैं, ठीक, सबसे पवित्र सरस्वती है। तो आप लोग जस्ट ये बताइए कि ऋग्वेद की कितनी नदियों का संबंध अफगानिस्तान से था? बहुत सुंदर, चार्ट हो, बहुत बढ़िया रवि। चार्ट हो, कौन कौन? क्रूबा, कूब, स्वात, ठीक है, सुबातु और गोमल, ठीक है, वर्तमान में है उसका नाम गोमती, ठीक है। और गोमल, 4 नदी का संबंध किससे था? अफगानिस्तान से। तो देखिए, जब ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा ही हल्का हल्का ऊपर मारे, तो डिटेल्स तो बताएंगे नहीं। ये जब बात हुई ऋग्वेद की भैया चर्चा का आया है। देखिए, ऋग्वेद का अपना निर्माण जो अपना कैसे बोलिए, हाँ, ऋग्वेद का बोलिए अपना निर्माण कैसे किसने किया था? आर्यों के द्वारा किया गया था। और आर्य जो अपना मध्य एशिया से आते हैं, ठीक है। और आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने किया था। आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। और आर्य बोलिए मध्य एशिया से भी आए थे, ये कौन बताया? तो मैक्स मुलर ही बताता है। अब क्वेश्चन देखिए, यहीं पर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं और विभिन्न विद्वानों का क्या विभिन्न प्रकार का मत है। उसमें अपना कविया बीजी तिलक कहते हैं कि नहीं, लोग ध्रुव से आए हैं, ठीक, अंटार्कटिक अथवा ध्रुव से, ठीक है। क्या बोले हैं कि बीजी तिलक जी कहते हैं लोग कहाँ से हैं? ध्रुव से आए हैं। जबकि ठीक है, क्या बोले हैं ये लोग? ये बोलते हैं कि बीजी तिलक बोलते हैं कि ये लोग ध्रुव से आए हैं। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं नहीं, ये लोग तिब्बत से आए हैं। ये लोग कहाँ से बोले? तिब्बत से आए हैं। और वहीं पर देखिए एक और ओझा जी हैं, ठीक है, क्या बोले हैं? एक और ओझा जी हैं जो कि ओझा जी कहते हैं नहीं यार, ये लोग तो हिमालय से आया है, ठीक ना। एक और ओझा जी हैं, वो कहते हैं नहीं, तो लोग हिमालय से हैं। तो कहने मतलब इस तथ्य के बारे में बात किया जाए तो क्या बोले? विभिन्न लोगों का विभिन्न मत है, सबसे प्रमाणिक अपने हैं। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से किस पर्पज से आए थे? हाँ, किस उद्देश्य से आए थे? चरगाह के उद्देश्य से आए थे, ठीक है। आर्य भारत में किस उद्देश्य से आए थे? चरगाह के उद्देश्य से। बहुत बेहतरीन। तो चलिए आइए, तो एक बात बताइए हो, यहीं से क्वेश्चन ये है कि आर्य सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलन में था कि नहीं था? हाँ, बहुत बेहतरीन, पेन से मार के सिर फोड़ देंगे। आर्य सभ्यता में जो कैसी पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलन में नहीं था। बाल विवाह का ना, बाल विवाह का भी नहीं मिलता है। विधवा, देखिए विधवा पूर्ण विवाह था, ये कर सकते थे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि राजू जी में, ठीक ना। अब राजू जी में क्या बोलिए कोई खामियां हो गया, ठीक है, तो भैया क्या कर सकती थी? जो उस टाइम की मान लीजिए राजू जी की जो वाइफ होंगी, वो अपने क्या इनके छोटे भाई से शादी कर सकती थी, ठीक ना। यानी कि अपने पति के बोले मृत्यु के पश्चात जो महिलाएं थी वो अपना कच्ची देवर से शादी कर सकती थी। अब उसके अलावा भैया और क्या बात करते हैं? तो बताइए इनके प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और पूजनीय पशु कौन था? बैल, ठीक है। प्रिय पशु घोड़ा था, जो कि पूजनीय पशु बैल था। तो अगला जस्ट यहीं से क्वेश्चन है, तो ये बताइए इनका प्रिय वृक्ष कौन सा था? पीपल। और यही जब कह दें, और बहुत बेहतरीन तो थोड़ा, हाँ, एकदम बिल्कुल। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको कहा जाता है कि न मारी जाने वाली पशु। और जानते हैं एक गाय या 100 गाय का कीमत एक व्यक्ति का जान होता था, ठीक है। राजू जी को हमरा क्या करना है, कुछ कर दिए, 100 गाय दिए और राजू जी को क्या काम तमाम खचाक से, ठीक है। ऐसे होता नहीं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बोले, ठीक है। चलिए, तो देखिए जब बात करते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद तो हम अपना बोलिए नहीं है। तो ये बताइए आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि वैदिक सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ से मिला है?
सॉरी एकमात्र बंदरगाह नहीं हो, वैदिक सभ्यता में एकमात्र स्टेडियम कहाँ से मिला है? बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, धौलावीरा से, ठीक है। और ठीक ठीक ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन ये पूछना था ना कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना, क्या बोले, उत्तर वैदिक काल में मात्र एक स्थान का नाम बताइए जहाँ पर बोलिए अपना कैसी पक्की ईंटों का, ठीक ना, किसका बोले हैं, पक्की ईंटों का बोलिए मकान बना था। क्वेश्चन ये पूछना था, बहुत बेहतरीन। कौशाम्बी बोलिए अपना एकमात्र ऐसा नदी था, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, ये क्या अपना कौशाम्बी हो गया। तो एक और बात बताइए कि आर्यों के द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया धातु कौन सा था? लोहा, बहुत बेहतरीन। और लोहा का खोज कब हुआ था? ना का मतलब किस काल में? उसी मार कर दे तोड़ दिया। लोहा का प्रथम साक्ष्य जो कहाँ से मिलता है? अंतर जी खेड़ा से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है लोहा का साक्ष्य? अंतर जी खेड़ा से, जो हम बोल रहे हो तो बोलिए, ठीक है। कहाँ से? अंतर जी खेड़ा से मिलता है, बहुत बेहतरीन। अब देखिए हम लोग बात क्या करते हैं, तो क्या बोले बताइए, लोहा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर वैदिक काल में खोज किया था। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है रमेश बाबू? अंतर जी खेड़ा से, बहुत बेहतरीन। चले आइए, तो आप लोग अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, इसको अभी थोड़ा करते हैं साइड। तो एक बात बताइए कि लास्ट क्वेश्चन कि ऋग वैदिक काल के, ठीक ना, क्या बोले, ऋग वैदिक काल के बोले वैदिक सभ्यता के किस नदी का नाम दूधस्ती था? घग्गर, घग्गर का नाम दूधस्ती था। तो बताइए विपाशा किसका था जी? व्यास का, विपाशा व्यास का, और अस्कामनी चेनाब का, और वितिष्ठा झेलम, और क्रुभा कुरम, तो ये क्रुभा कुरम, और कुबा काबुल, गोमती गोमल, ठीक है, गोमल गोमती का, बहुत बेहतरीन। आइए अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, सदनीरा गंडक का, हाँ सुतुद्री सतलज का, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा पर पहुंचना प्रथम मनुष्य सहित यान कौन है? अपोलो 11। तो देखिए चंद्रमा पर क्या बोलिए कि मानव को पहुंचाना प्रथम कौन है? अपोलो 11। ये 1969 में गया था, और इसी से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तथा एडविन एल्ड्रिन इसी के थ्रू गए हुए थे। चंद्रमा को भेजा जाने वाला प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है जी? मानव रहित लूना 9 है। और यही जब कह देगा कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना कौन है? बहुत सुंदर, ठीक है, लूना 10। और ये बताइए कि एक क्वेश्चन देता है कि चंद्रमा के उस भाग का पिक्चर लेने वाला जो बोलिए आज तक लिया नहीं गया था, यानी बोलिए लिया नहीं गया था, बोलिए जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, उसका बोलिए पिक्चर किस यान से लिया गया था? लूना 3 से, ठीक है, से लूना 3 से। तो बताइए भारत ने अपना चंद्रयान मिशन कब शुरू किया था? डेट के साथ 22 जुलाई नहीं है, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। अगला ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, असम का प्रतीक पशु क्या है? एक सिंग वाला गेंडा, बहुत बेहतरीन। असम का प्रतीक पशु क्या है जी? एक सिंग वाला गेंडा। एक बताइए, केप कोमोरिन कहाँ है? इंडियन ओशियन में, हाँ, तमिलनाडु के पास में। अगला जस्ट बताइए, अच्छा एक बात बताइए, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है यार, बताइए तो। दक्षिणी राज्य, बहुत सुंदर, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु है। अंडमान निकोबार तो संघशासित प्रदेश है जी, ठीक ना। कहने में छोटा छोटा मतलब अगर मोटी बातें गलतियां यहीं से होती हैं, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1500, अरे कब किया गया था? लाउडली बोलिए ना। हाँ 1875, आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था। कहाँ? मुंबई में, ठीक है। तो ये बताइए सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है? स्वामी दयानंद, विवेकानंद के बोला जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, बड़ी कुटकुटेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या, अब हम लोग किनकी बात हो रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए जब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात किया जाए, ये बोलिए उस टाइम के, ठीक ना, जिस अपने समय के बोलिए समाज सुधारकों में से एक प्रमुख रूप से ये भी थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? आर्य समाज का स्थापना करते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना करते हैं, वेदों की ओर लौटा का नारा देते हैं, शुद्धि आंदोलन नहीं चलाते हैं, ठीक है।
क्या बोले सूदी आंदोलन नहीं चलाते हैं। और स्वराज शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनका जन्म जब बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकरा में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? यही अपना राजस्थान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती मृत्यु कहाँ हुई थी? राजस्थान में। बहुत बेहतरीन। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजस्थान में। अब देखिए क्या होता है, ये जो इनका पुस्तक पूछ लेता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी में लिखा गया। ठीक है, क्या बोला है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में। तो ये बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बहुत बेहतरीन। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। ठीक है रमेश जी, बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट बताइए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? गजनी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजनी। तो जस्ट ये बताइए, महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था? उतबी। और फिरदौसी जो इसका क्या था, वो बोलिए कवि था। और जो अलबरूनी था महमूद गजनवी का, ये बोलिए बंदा ऑलराउंडर था, इतिहासकार था, जोग्राफर था। ठीक है, जोग्राफर तो बोलिए कम ही बोला जाएगा। इतिहासकार था, कवि था, बोलिए रचना भी इसका बहुत सारा है। ठीक है, तो अलबरूनी की जब बात कर रहे हैं तो अलबरूनी के पुस्तक का नाम क्या है? तहकीकात हिंद अथवा किताबुल हिंद। ठीक है, तो देखिए किसके बाद? अलबरूनी। अलबरूनी जब बात करते हैं, ये ख्वाजा खीव अथवा वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान का था। ठीक ना, ये भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसकी जो पुस्तक का नाम है क्या चीज़? तहकीकात हिंद है, जिसको क्या चीज़ अरबी भाषा में लिखा गया है। और तहकीकात हिंद को अपना क्या चीज़, उसका 80 संस्करण है। ठीक ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अगला बताइए, शरद विश्व का बताइए जी। बस, हाँ शरद, हाँ तो बिल्कुल 23 सितंबर। ठीक है, क्या बोला है? 23 सितंबर। तो अगला, अरे वो शरद विश्व बोल दिया ना, तो बताइए तो वसंत विश्व कब होता है? 21 मार्च को। बहुत बेहतरीन। और इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च 23 सितंबर। तो ये बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? रुकिए थोड़ा सा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पेरिस फ्रांस में। बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए, विद्युत केतली में पानी किसके द्वारा गर्म होता है? विवादित कर दिया क्या जी? क्या होगा? हाँ, इसमें चाल, हाँ अच्छा, तो हम बोले हैं क्वेश्चन अब हमारा सुनिए। विद्युत वहाँ बोले हैं कि केतली में पानी गर्म किसके द्वारा होता है? पानी संवहन के द्वारा। तो चालन इसमें नहीं लगेगा। चालन हम इसलिए बोलने लगेगा क्योंकि जो पानी गर्म हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? केतली के द्वारा हो रहा है। तब तो चालन संबंध दोनों ना होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। अगला इस क्वेश्चन बताइए, हिंदू पुराण शास्त्र में शिव को किस नाम से जाना जाता है? संहारक। तो आप बताइए, हिंदू धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? रमेश बाबू। हाँ, हिंदू धर्म का, या बोलिए हिंदू धर्म, शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। बहुत। उसके पश्चात किसका गठन किया था राजू जी? कापलिक। कापलिक के बाद किसका गठन किया था? कालामुख। और कालामुख के बाद किसका गठन किया था? लिंगायत। तो देखिए क्वेश्चन ये आता है कि पास देखिए, इन जो चारों बोले नहीं, किसका संप्रदाय है? शैव धर्म का। तो देखिए जब शैव धर्म का इसके बारे में नहीं संप्रदाय, तो अपना इसमें देखिए चर्चा टू द पॉइंट वाली क्या आ जाती है कि देखिए इन चारों का वर्णन जो कहती वामन पुराण में। ठीक है, बोले चारों का वर्णन कहाँ है? वामन पुराण में है। और पाशुपत की स्थापना कौन किए थे? लकुलिश जी। और इनका बोलिए अपना काची बोलिए जो चेला वाला, फिर बोलिए कुछ एक सेंस में आता है, तो इनके बोलिए हाँ, इनके अनुयायियों का जब बात करें तो क्या होता है? उनको पंचातीर्थन कहा जाता है। ठीक है, क्या चीज़? पंचातीर्थन कहा जाता है। पाशुपत, हाँ पंचातीर्थन। पाशुपत के पास क्या आता है? कापलिक आता है। जब कापलिक की बात बोलते हैं तो कापलिक, तो ये बताइए कापलिक का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्रीशैल। श्रीशैल। ठीक है, कालामुख के बारे में हम लोग सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ये लोग क्या करता था? आदमी को बोले खोपड़िए में भैया, उसी में खाना खाता था और उसी में पानी पीता था। ठीक, किसके? आदमी के खोपड़ी में हर हर शंभू हर हर बम्बू। क्या बोलते हैं? हर हर शंभू और हर हर बम्बा। बहुत सुंदर। हर हर बम्बा हर हर शंभू। हाँ,
क्या होता था बोलिए, आदमी का जो डेड बॉडी होता है ना, उसका रखवाल अगर अपना बॉडी में पूरा रखा होता था, जिसको अभी वर्तमान में क्या अघोरी बोलते हैं ना। हाँ, तो ये लोग वही थे। और देखिए बात के आते हैं, तो चलिए यहीं से कापलिक हो गया, कालामुख हो गया, पाशुपत कापलिक कालामुख, कालामुख लिंगायत। चलिए लिंगायत संप्रदाय का स्थापना कौन किया, क्वेश्चन नहीं देता है, वासव। और लिंगायतों का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अरे लिंगायतों का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अरे शून्य संपादन नहीं है रे बाबा, शून्य संपादन लिंगायतों का प्रमुख ग्रंथ नहीं है चंदन जी, तो काहे इतना हंस रहे बताइए। हाँ, शून्य संपादन, ठीक है। और देखिए बात क्या टू द पॉइंट वाली होती है, यहीं से तो एक जानते हैं नाथ संप्रदाय आता है। क्वेश्चन ये है कि नाथ संप्रदाय का स्थापना कौन किया था? मतेंद्र नाथ। तो ये बताइए कि नाथ संप्रदाय का स्थापना किस सदी में किया गया था? 10वीं, ठीक है। और इसको बोले प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ बोलिए एक बहुत बेहतरीन आदमी थे, बहुत बेहतरीन, कभी उनके बारे में पढ़िएगा, बहुत बहुत सुंदर आदमी थे, बहुत अच्छे, मतलब विचार से बोल रहे हैं, ठीक है। फैसले तो भैया नहीं देखे हैं, उनके विचारों से मतलब बहुत बेहतरीन आदमी थे, ठीक है। चले आइए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ, ये विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? बहुत बेहतरीन, बहुत सुन लिए। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में, अब विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहाँ लगा था? ब्रिटेन में। तो यही बताइए कि संविधान की संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ उत्पत्ति हुई थी? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। कोई दिक्कत? हाँ, बहुत। विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ का बोलिए जो कुरकुरा नेता है, इस ससुरालय के क्या करता वसन, डुबैले जाता वसन। इंडिया का क्या लोग पीछे नहीं लेकर जा रहा है, और बोलिए हालात बदतर करता जा रहा है। तो इस संविधान से बात क्या याद आती है? वैसे उन सभी लोगों को जो बोलते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कि उनका संविधान इतना बढ़िया तो काहे मतलब इस तरह से हो गया, वो एक बात बहुत अच्छा बोले हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हाँ बिल्कुल, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर इस बात पर करता है कि उसको चलाने वाला बोलिए कैसा व्यक्ति है। संविधान अगर कितना भी खराब हो जाए, चलाने वाला बोलिए बेहतरीन अगर आदमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसको बढ़िया बना देगा। लेकिन अगर वही संविधान बहुत बढ़िया है लेकिन जब कुरकुरे आदमी चला रहा है तो क्या होगा, हाँ उसका नाश होना ही होना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आए, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, समझ गए, चित्तौड़। तो ये बताइए मेवाड़ पर किन किन वंशों ने शासन किया है? हाँ, फटाफट गुरुजी। रमेश बाबू, मराठाओं ने, बहुत सुंदर, को सीधा 50 लाख। बोलिए वो क्या है? आशुतोष राणा, बोलिए आप। बहुत सर रवि जी, देखा बोलते हैं आप लोग, हम क्यों बोलते हैं कि बार बार पीछे ले जाते हैं, इसीलिए ले जाते हैं। आगे तो बंदा सब लोग जो टास्क दिया है उसको पूरा कर लेगा, उसमें बोले कुछ पूरा नहीं करता है। और हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन, घुलौत वंश और घुलौत वंश और सिसोदिया वंश, बहुत बेहतरीन। इनका ही न बोलिए मिलनी शासन। अगर जब बात करते हैं चौहान वंश, चौहान वंश इनका तो अजमेर में हुआ करता था, इनका कहा तो अजमेर में हुआ करता था, अजमेर अथवा क्षेत्र में हुआ करता था। यही जो बोलते हैं कड़वाल वंश या राठौर वंश, तो इसकी राजधानी कहाँ थे? कनौज अथवा वाराणसी नहीं थी? बड़ी आप लोग सोचते हैं जी। देखिए सोचने का, देखिए अब पढ़ाई से थोड़ा अकॉर्डिंग टू रिलेटेड हम लोग का स्टूडेंट के विषय में ही बात हो रही है। बात एक ये होता है ना कि कोई बंदा बोलिए फटाक से कैसे उसको अपने माइंड में लॉन्ग टाइम तक रखता है और कोई बंदा उसको कैसे भूल जाता है। देखिए क्या होता है, माइंड जो है इसमें सबसे तो पहले खेला किसका है, जहाँ आप लोग समझ रहे हैं ना, माइंड का, माइंड में कौन? सेरिब्रम। जितना ही बोलिए याद करने वाला काम का कौन कराता है? सेरिब्रम कराता है। अब होता क्या है कि कहते हैं हम लोग कि किसी का IQ लेवल बहुत ऊपर है और कहते हैं किसी का IQ लेवल बहुत नीचे है। जिसका मुख्य वजह क्या होता है, देखिए IQ लेवल किसका ऊपर होगा और किसका, हाँ किसका नीचे होगा, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। लीजिए IQ लेवल देखिए वैसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नीचे होगा जो व्यक्ति मतलब क्या बोले दुख में रहता है, या तो क्या बोला है कि हाँ वैसे व्यक्ति का IQ लेवल ज़्यादा नीचे होगा जो व्यक्ति या तो बोलिए दुख में होगा या फिर बोलिए ज़्यादातर सोचता नहीं है, ठीक है। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता नहीं है या फिर सोचता है तो क्या एक ही बात को बार बार सोचता है। जैसे क्या एक ही बात मतलब लगा हुआ, आज खाना में क्या खाई, आज तो मटन खा लें,
हाँ तो निकल जाए तो चिकन बनाई। यहाँ पर बस केवल भोजन, तो कहने का मतलब केवल भोजन पर ही रहेगा। हाँ बस, हाँ गलत डायरेक्शन में जाएगा। बस सोचना भी जरूरी, भोजन की भाई बढ़िया चाहिए, लेकिन अभी नहीं कि चलो तो तनिया जाएगा तो पनीर तनिया मारे के बाद, काल तो नहीं चला था तो नहीं पाव भाजी मारे के बाद, ये सब चीज़ मतलब सोचिए, लेकिन उसका उतना नहीं। सेरेब्रम कब जीत गई, ज़्यादा कब होगा, और आईक्यू लेवल कब ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप क्या कीजिए कि जिस चीज़ के बारे में मतलब मेनली ऐसे ऐसे बात सोचिए। अब ऐसा भी नहीं कि पागल वाला बात नहीं, ठीक ना, ऐसे अपने पढ़ाई से रिलेटेड बात सोचते रहिए कि भैया उसको क्या होगा। जैसे मान लीजिए चौहान वंश आ गया, बार बार बोलते हैं, अब यहाँ से आपको पीछे क्यों लगा है, पीछे इसीलिए लगा है कि आपको चेक करना चाहते थे। अब जैसे चौहान वंश है ना, चौहान वंश से क्या कीजिए, बोले खुद ब खुद पूरा क्वेश्चन बना डालिए। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उससे क्या कीजिए आप लोग खुद ब खुद बना डालिए। अब वहाँ पर क्या होगा कि वैसे व्यक्ति का आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता चलाएगा बढ़ता चलाएगा। कभी कभी आप लोग सुनते हैं ना कि चोर का जो है भैया मतलब क्या चीज़ सेरेब्रम में एक नस होता है, उसको काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है, वो बोले कुरकुरा इतना बदमाश हो जाता है, इतना बोले उसके माइंड में खुरापाती चलता है कि उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई। तो क्या करेगा ना कि बार बार इसको चोरी करे, बार बार उसको जब देखता है 3 बार 4 बार 5 बार से किया ना, तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट देखो बाबू ऐसे नहीं सुधरने वाला है, इस ससुरा क्या कर, पहले तू सीधा पहले नस से काट दे। अब जिस दिन नस काटा तुम साले सोचो, अब ऐसा सोच ही नहीं सकता है, मतलब नॉर्मल जिंदगी है, लेकिन उस तरह से नहीं सोच सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं आईक्यू लेवल क्या कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से क्या कर सकते हैं, काट तो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाना है। हाँ तो ठीक है, गुलौतमस और सिसोदियामस, ये बताइए गुलौतमस किसकी शाखा थी, सिसोदियामस की एक शाखा थी, ठीक है। बात करते हैं गुलौतमस की जब बात करते हैं, इस वंश क्या बोलिए अपना काची एक शासक थे जिनका नाम था क्या जी, राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम था काची, पद्मावती, ठीक है, पद्मावती अथवा पद्मावत, ठीक है। क्या बोले, राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था, पद्मावती अथवा पद्मावती उनकी पत्नी का नाम हुआ करता है। और इसी के समय बोलिए चोट्टा कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्या बोले अलाउद्दीन खिलजी, वो करता क्या है कि भैया आता है और देखिए पद्मावत में कौन कौन देखा है, हम देखे बहुत सुंदर। तो उसमें गद्दारी कौन करता है, गद्दारी कौन करता है, उसका अपना पुजारी गद्दारी करता है। तो इसीलिए एक बात बोलते हैं, खतरा दूसरों से कम रहता है, खतरा सबसे ज़्यादा अपनों से होता है। खतरा सबसे ज़्यादा किससे होता है, अपनों से होता है। तो इसलिए सबसे पहले दूसरा जगह जो माइंड लगे तो बात है, लेकिन अपने लोगों पर भी थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। वो बोलिए अपने ये करता है तो क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का होता है भैया पूरा अट्रैक्ट हो जाता है, और वही बंदा यहाँ पर आक्रमण कर देता है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि अट्रैक्ट काहे होता है, ठीक ना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए पद्मावती के हस्बैंड का नाम क्या था, राजा रतन सिंह। राणा रतन सिंह किस वंश के थे, गुलौत वंश के, ठीक है। किस वंश के थे, गुलौत वंश के थे। अब बात क्या करते हैं, टू द पॉइंट वाली क्या और पूछ सकता है, तो ये पूछेगा कि भैया पद्मावती का चीरहरण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब देखिए बात क्या करते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन आता है, गुलौत वंश क्या बोले आप लोग, कहाँ बताया कहाँ शासन किया था, मेवाड़ में, और उनकी राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़गढ़। गुलौत वंश का एक शासक था जिसका नाम था हमीरदेव। हमीरदेव का नाम सुना है, हमीरदेव का नाम सुना। हमीरदेव क्या करता है, वो बोलिए इसके जितना ही लोग बोले अपना कब्जा में क्या रहता अन्य शासक सभी को हरा करके भैया क्या पूरा मेवाड़ को स्वतंत्र करा देता है कि लो अब तुम लगाओ। तो हमीरदेव का अगर जब बात करते हैं कि इसमें अपना ये भी एक शासक है जो कि बहुत चर्चित व्यक्ति है, ठीक है। जयसी, ये मलिक मोजासी ना, पद्मावती पुस्तक का लिखा है, हाँ बिल्कुल। उनका देखिए 3 बुक है, पद्मावत है, अखरावट है, एक कोई कलाम करके आता है। पद्मावत है, अखरावट है, और कौन है, कौन कलाम है, आखिरी कलाम। हाँ पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम, ये तीनों किनका है, मलिक मजासी का। और मलिक मजासी किसके समकालीन है, शेरशाह, जो कि वर्तमान में रुपया के जनक है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये डेड सी किन देशों के बीच में आ जाता है, डेड सी किन 2 देशों के बीच में है। अरे मृत सागर किसके किसके बीच में है, जॉर्डन और इजराइल। क्या है ये सब लल्लू पंजी क्वेश्चन में आप लोग इतना सोचते हैं, आपसे तो उम्मीद नहीं था चंदन जी। इधर से क्वेश्चन निकला, देखिए कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, इधर से क्वेश्चन निकला और उधर से बस आंसर दगा गया, तब मजा आता है, ठीक है। ना वो दूसरा बात बोलता हूँ, बता देंगे। तो एक बात बताइए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, साउथ अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है,
साउथ अफ्रीका, जिसका नाम क्या है? क्रूगर नेशनल पार्क। और ये हाँ ठीक है। अगला लिस्ट बताइए, कनाडा की राजधानी कहाँ है जी? ओटावा। और ओटावा किस नदी किनारे है? बहुत सुंदर, सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। किसके? सेंट लॉरेंस। अगला लिस्ट बताइए, एड्स का फुल फॉर्म बताइए। बहुत बेहतरीन, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो देखिए जब एड्स की जब बात करते हैं, एड्स अपना जो बात करते हैं किसी, एड्स अपना विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से अपना क्या चीज, एड्स जो अपना क्या चीज बोलिए, एड्स ना अपना विषाणु होता है, उससे होता है। और ये क्या बोलिए, मानव शरीर के क्या बोले हैं, मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली अथवा टी कोशिका पर प्रघात करता है, ठीक ना? क्या बोले हैं, मानव शरीर के तो मेन बोलिए प्रतिरक्षा प्रणाली यही ना करता है, WBC ना है। क्या बोलिए, WBC अथवा प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर किस पर, टी कोशिका पे क्या करता है, प्रभाव करता है। और इससे बोलिए अपना क्या चीज, व्यक्ति कमजोर महसूस होने लगता है। अब बात क्या होती है, इसके जानते हैं एड्स के बोलिए मतलब क्या चीज, हाँ चेक करने के लिए कोई बंदा इसे पॉजिटिव अथवा निगेटिव, उसके लिए जब बात करते हैं तो क्या चीज बोलिए, 4 या 6 टेस्ट होता है। कौन? एलिसा होता है, वेस्टर्न ब्लास्ट होता है, CD4 काउंट होता है और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है, ठीक है? क्या बोले, और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। उसके अलावा देखिए इसके इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, ART का, AZT का और नेविरेपन का। तो देखिए नेविरेपन जो इलाज इसका कब किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो क्या बोलिए कि पॉजिटिव है, क्या बोले हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो क्या बोलिए एड्स से पॉजिटिव है, तो उसके घर में अगर जो बच्चा या बच्ची जो है उसको बचाने के लिए, ताकि उसमें भी ये ना फैले, उसके लिए किसका इलाज किया, कौन सा इलाज? नेविरेपन। उसके लिए कौन सा? नेविरेपन। और उसके अलावा एक वर्तमान में अपना एक और चल रहा है ART। ART का फुल फॉर्म पूछता है, ART का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथ्रोथाइमोजिन होता है इसका कुछ करके, ठीक है? एरिथ्रोथाइमोडिन होता है। तो अगला यहीं से एक बात बताइए, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है रमेश बाबू? हाँ हाँ बोलिए, बहुत सुंदर। OPG बोला जाए, बहुत सुंदर। अरविंद जी बहुत सुंदर। आप बोलिए क्या नाम है आपका? नाम बताइए। संतोष। अरे वाह संतोष, चलिए आपसे संतोष कर लिए। बताइए एलिसा का फुल फॉर्म बताइए। बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है बालक? पंकज। बहुत सुंदर, बताइएगा पंकज, बोलिए बताइएगा। नहीं आता तो बोलिए, नहीं बताएंगे यार। क्या नाम है? रजनीश। अरे बाप रे, रजनीश तो भाई बहुत भयानक नाम है। रजनीश जानते किसका नाम था? रजनीश ओशो का नाम था। अरे ना वो तो ठीक है, चंद्रमा का ठीक है, रजनीश ओशो का नाम था। कभी ओशो का कहानी बता देंगे, बहुत बोलिए पृथ्वी पर और कोई व्यक्ति महान व्यक्तियों में से हुए हैं तो एक ओशो भी बोलिए बहुत बेहतरीन दार्शनिक हुआ करते थे। चले अरे भैया, एलिसा का जो फुल फॉर्म बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड सोरोबेंट एसे नहीं होता है। एंजाइम लिंक्ड सोरोबेंट एसे क्या होता है? एलिसा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन आपका सुन पड़ा, ये बालक के साहित्य कृति, बालक के राइटर कौन है जी? हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाना है। तोड़ती पत्थर के कौन है? हाँ, तोड़ती पत्थर के भी वो हैं, ठीक है? हो सकता है कि उसके भी हों, लेकिन इसके भी एक हैं। तो अगला ये सही है क्वेश्चन आपका सुन पड़ा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया, किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है? आइए तो फिर अकबर देख लिया जाए। रेडी है लोग? आधा है, आधा लोग नहीं है। क्या बोले? आधा लोग है और आधा लोग नहीं है। अकबर की बहुत बेहतरीन। देखिए जब अकबर की बात होती है, अकबर का बात ये बहुत सुंदर। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक हो? पहले बताइए। क्या नाम बताए? अंकुश, अंकित। बताइए अंकित। ठीक है, अंकित आप लोग नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। 1605, ठीक है? 1556 से लाके 1605। अकबर जो देखिए किसका बेटा था? हुमायूं का। बहुत बेहतरीन। देखिए पहले अकबर जब पढ़ते हैं तो अकबर इसके कुछ समकालीन शासक थे जिनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए ईरान का शासक था भैया कौन? इसके समकालीन ईरान का शासक कौन था? अकबर के समकालीन। अच्छा बताइए इंग्लैंड का शासक कौन था? इंग्लैंड का शासक कौन था बताइए तो?
बहुत सुंदर, सीरियसली बोलते हैं, ठीक ना। बात करते हैं तो क्या बोले हैं कि इंग्लैंड के जो कौन थी इनके समकालीन, तो वही एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। और यही जब ईरान का कौन शासक था तो शाह अब्बास था, ठीक है। और यही जब रसिया का थे तो इवान द टेरिबल था, ठीक है। कौन था? इवान द टेरिबल, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। अब आते हैं अकबर। देखिए अकबर की जब बात आते हैं, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा विरसाल के यहाँ हुआ था, ठीक है। 1542 में अमरकोट के राजा विरसाल के यहाँ हुआ था। और इसका जो राज्याभिषेक 1556 में 1500, ठीक है, इसका राज्याभिषेक 1556 में कहा? कालनौर के दुर्ग में। बहुत बेहतरीन। कहाँ बोले हैं कि कालनौर के दुर्ग में 1556 में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। और इसके संरक्षक का नाम क्या था जी? बैरम खां। तो बहुत सुनता, बैरम खां को क्या कहते हैं हम लोग? खानी बाबा ही कहते हैं। और बैरम खां कहाँ थे? बदखसा के थे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ये आता है कि अकबर और बैरम खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हाँ, अकबर और बैरम खां के बीच कौन सा युद्ध होता है? बहुत सुंदर। तिलावर का युद्ध हुआ था, ठीक ना। हाँ, तिलावर का युद्ध हुआ था। और जब तिलावर के युद्ध में सुन लीजिए, बताते हैं उनकी कहानी थोड़ा लीजिए, ठीक ना। हिस्ट्री को देखिए कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसका देखिए मूवी, ये सब हिस्ट्री, वो हिस्ट्री नहीं है, वो सब क्या है? मूवी है। मूवी जैसा आप मूवी देखते थे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत टेस्टिंग। तो भैया आप उसी तरह से हिस्ट्री को पढ़ो ना, इतना मज़ा आएगा पढ़ने में कि जितना जिसका तारीफ जितना किया कम है। होता क्या है कि जब तिलावर की युद्ध में ये बंदे हार जाते हैं, कौन हार जाते हैं? हो बैरम खां। तो अकबर इनके सामने प्रस्ताव रखता है कि आप या तो एक काम करो, यहाँ से निकल जाओ, या फिर मतलब हाँ, या तो आप भैया यहाँ से मतलब निकल जाओ, नहीं तो फिर मतलब क्या करो कि आप मेरा मतलब क्या साथ दो। ये करते हैं, ठीक है। तो वही बोलिए क्या बैरम खां चुनता है कि नहीं, चलो भैया ठीक, तुम्हारा साथ देते हैं, ठीक है। अब बात क्या होती है, एक क्वेश्चन ये भी है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां ही था। लेकिन दोनों में बोलिए अपना कुछ विवाद के वजह से अपना ये युद्ध होता है, ठीक है। कुछ विवाद की वजह से क्या होता है? युद्ध होता है। कटप्पा कौन कौन था? कटप्पा कौन कौन जाता है? हाँ, बाहुबली को मतलब जैसे कहने का मतलब कि अगर बात किया जाए बाहुबली का रियल संरक्षक, अगर बात संरक्षक तो उसको नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा बुलाया मतलब आन बान शान अपना हर चीज़ मतलब हर वक्त क्या रेडी रहकर रहता था। उसी तरह से बैरम खां था, अकबर के लिए हर वक्त लेकर के रेडी रहता था, ठीक है। अब बात आते हैं बैरम खां। देखिए बैरम खां की हत्या जानते हैं, ये अपना क्या बोलिए कि पाटन में इनकी हत्या कर जाती है। मक्का मदीना के लिए अपना निकलते हैं तो वहाँ से बोलिए आते हैं। तो पाटन में एक मुबारक खां नाम के अपना व्यक्ति था, यही इनका हत्या कर देता है। और मुबारक खां का नाम का जो व्यक्ति तो वो क्यों हत्या करता है इसके बारे में लीजिए। मुबारक खां, ठीक है, क्या बोले हैं, मुबारक खां के जो पिता था, ठीक ना, मुबारक खां के पिता के बीच में और बैरम खां के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है मछुआरा का युद्ध। जिसका नाम क्या है? मछुआरा का युद्ध। और वही मछुआरे के युद्ध में बैरम खां मुबारक खां के पिता को क्या करता है? खच खच मार देता है, ठीक है। तो उसी वजह से मुबारक क्या करता है? इसको मार देता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब अगला क्वेश्चन आइए अकबर के। हाँ, बुल्गारिन, इवान द टेरिबल। हाँ, क्यों दिया गया था वो बता रहे हैं। उसका इवान बेसिलस फुल नाम था, ठीक है। इवान द टेरिबल क्यों किया, क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ तो वो बड़ी दुष्ट शासक था। क्या बोले? वो बहुत दुष्ट शासक था। तो चलिए आइए तो पहले अकबर जला तो थोड़ा सा तो चेक कर ले भाई। क्वेश्चन बताइए, अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे दी थी? बाबा नरहरि को। कविराज की उपाधि? बीरबल। जगतगुरु की उपाधि? युग प्रधान की विजय और युग प्रधान की उपाधि? हाँ बबुआ बोला। युग प्रधान की उपाधि किसको दिए थे? जीन चंद्र सूरी को, ठीक है। किनको? जीन चंद्र सूरी को। तो अगला बात जड़ी कलम, बहुत सुंदर, कश्मीरी को, ठीक है। क्या बोला? जड़ी कलम कश्मीरी को। तो बहुत बेहतरीन। तो अगला यश बताइए, श्री कलम अब्दुल समद को। बहुत बड़ा। कंठावरण के क्या बोले? श्री कलम अब्दुल समद को। कंठावरण की बात किसको होता है? तानसेन को। तो अगला यश बताइए, अमीर उल उमरा की उपाधि किसको देते हैं? भगवान दास को। कई तो सोच रहे हैं भगवान दास क्यों देते हैं? भगवान दास कौन सी उपाधि देते हैं? अमीर उल उमरा। तो ये बताइए
भगवान दास कौन थे? भगवान दास जानते हैं, जो भारमल थे ना, भारमल के बेटा थे। तो भारमल कौन थे? किनके ससुर थे? अकबर का। और इन्हीं की बेटी का क्या नाम था? जोधाबाई अथवा हरका भाई। और देखिए मजा क्या आता है, यहीं से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा वो बोलिए पहला राजपूत साम्राज्य था जिसने सम्राट अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी? कौन? भारमल ही। अब भारमल का वास्तविक नाम क्या था? बिहारी मल, ठीक ना, बिहारी मल। और ये कहाँ के रहे थे? आमेर के। ये कहाँ के रहे थे? आमेर के। चलिए आज अकबर में इतना ही रख देते हैं, ठीक ना। लगभग 13.5 वर्ष। हाँ, बाबर 1483 में ना, अब 1526 में युद्ध करके गद्दी पर बैठा था, जोड़ लीजिए। हाँ, वहां पर क्या किया था? वो तो बोले अपना तुर्की में किया था, हम भारत की बोल रहे हैं। चलिए तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध ब्यास नदी पर। हरिके बांध ब्यास नदी पर नहीं। अच्छा, चमेरा बांध? चमेरा बांध रावी नदी पर है। चमेरा बांध किस पर है? रावी नदी पर। और मांडी सिंचाई पर है ना, मांडी ब्यास नदी पर है। सुन लीजिए क्या बोले हैं, हरिके बोले हैं, पोंग बोले हैं और मांडी बोले हैं, ये तीनों ब्यास पर। आइए चमेरा बोले तो रावी पर। और रंजीत सागर भी कहाँ हो बच्चे बालक? राविये पर ना। बड़ी सोचते हैं ना आप लोग, बहुत बेहतरीन। तो चलिए, हाँ दोस्तों, तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पीडी को देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी यहीं पर रुकते हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ना है, लुसेंट। और लुसेंट से हिस्ट्री करना है। और हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? सिख साम्राज्य पढ़ना था ना, ठीक है। लुसेंट से हम लोग क्या पढ़ना है? सिख साम्राज्य पढ़ना है। और उसके पश्चात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसके पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस में कौन सा चैप्टर था? हो बिलियन खत्म हो जाता, कार्बन पढ़ना था, ठीक है। हाँ, क्या बोले हैं? बिलियन खत्म हो जाता, क्या पढ़ना था? कार्बन पढ़ना था। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि आने वाला बहुत मजा, ठीक है। बात करते हैं, जानते क्या चीज? बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। देखिए जब बात होती है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, तो यहाँ पर देखिए मजा क्या आता है, उत्तरकालीन मुगल शासक, जब बोलिए कि उत्तरकालीन जब मुगल शासक थे उसके पश्चात तो देखा चाहिए बंगाल अपना एक अलग प्रांत बन जाता है, ठीक ना। और ये क्या बोलिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मुगलों के द्वारा मान्यता प्राप्त एक राज्य कौन सा था, या फिर बोलिए एक एरिया कौन सा था? तो वही अपना बंगाल ही था, ठीक ना। क्या बोले हैं कि मुगलों के द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य कौन सा था? बंगाल था, ठीक है। तो बंगाल का देखिए जब अपना स्थापना किया जाता है तो इसमें होता है ये चीज़ कि जो बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ढाका। बहुत बेहतरीन। तो यही क्या करते, मुर्शिद कुली क्या करते थे कि बोले नियमित पेमेंट भेजते थे, किसको? मुगल शासकों को। अब होता है तो देखिए अब आगे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि इराजेदारी प्रथा को किसने शुरुआत किया था? मुर्शिद कुली खां ने। और तकाबी ऋण को मुर्शिद कुली खां। ये बताइए तकाबी ऋण क्या था? क्वेश्चन ये आएगा। बहुत सुंदर। कृषि के लिए क्या बोलिए? कृषि के लिए, नॉट कृषि के लिए, कृषि के लिए जो कर्ज दिया जाता था ना, जैसे मान लो भैया धान रोपना है तो धान का बिया चाहिए ना हमें, तो उसके लिए जो कर्ज दिया जाता था उसी को तकाबी ऋण कहते थे, ठीक है। यानी कि कृषि के लिए अग्रिम जो ऋण दिया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? तकाबी ऋण। तो देखिए बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां करते, बोल दिया कि मतलब क्या है, बंगाल का ऐसा प्रांत था, ये अपनी राजधानी, ठीक है। कब बंगाल के बहुत बेहतर, क्या बोला है? बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां करते हैं, ठीक ना। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां करते हुए अपनी राजधानी ढाका बनाते हैं। और इन्होंने ही इराजेदारी प्रथा, ओह गलती हो, ठीक गलती बोल दिया, ठीक है। एक चीज़ गलती बोल दिया, ठीक ना। ये क्या बोलिए कि बंगाल की पहले राजधानी ढाका थी और ये ढाका से क्या करते हैं? मुर्शिदाबाद लाते हैं, ठीक ना। बंगाल की पहले राजधानी ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद लाते हैं। और देखिए क्या करते हैं कि राजधानी अपने ढाका से मुर्शिदाबाद लाते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं कि बोले तकाबी ऋण के, ठीक ना, इराजेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण को भी कौन चलाते हैं? मुर्शिद कुली खां। अब क्या था, मुर्शिद कुली खां के बाद में एक कभी क्वेश्चन डाल सकता है कि इनके बाद में शासक कौन हुआ? सुजाउद्दीन, ठीक है, बहुत बेहतरीन। कौन शासक हुआ? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के पश्चात कौन आता है गद्दी पर? सरफराज। और सरफराज को 1740 में अलीवर्दी कहा,
सरफराज को 1740 में अलीवर्दी क्या करता है, मार लेता है किसी में गिरिया की, ठीक ना। 1740 में गिरिया का युद्ध सरफराज तथा अलीवर्दी खां के बीच में होता है, जिसमें सरफराज की पराजय होती है और अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पर आसीन होता है। बहुत बढ़िया। तो अलीवर्दी खां का चर्चा कहा है इतिहास में, जरा बता दीजिए आप। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए हुआ था क्या, जो अलीवर्दी खां बंदा था, ये तो बोलिए कि पहले अंग्रेज को जो टैक्स दिया जा रहा था, ये जैसे ही आता क्या करता है, गद्दी पे आके बंद कर देता है और बोलिए अपने टाइम में बोलिए बंगाल का इतना बोलिए डेवलपमेंट कर देता है कि उस टाइम बंगाल को भारत का स्वर कहा जाने लगा, ठीक है। उस टाइम क्या बोले हैं, बंगाल को भारत का स्वर कहने लगा। और यही बोलिए अपना अलीवर्दी खां ही अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था, ठीक है। यही अलीवर्दी खां ही अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया है। क्वेश्चन 1 नंबर का 2 द पॉइंट ही पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, अलीवर्दी खां। अब क्या होता है, इनके जानते हैं, इसके पश्चात में भैया कौन आता है, इनके दामाद हैं जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में सुनिए कहानी आप लोग बताते हैं, आई होप कि सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उतना शायद डीपली नहीं जानते होंगे, ठीक है। ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना कब होता है, बहुत सुंदर। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होता है। तब ये बताइए ब्लैक होल के दिन क्या ब्लैक होल गिरा था, क्या हुआ था, बहुत सुंदर। देखिए ब्लैक होल की घटना के दिन हुआ था क्या, एक बोलिए लगभग बहुत छोटा कमरा था। आप गेस कर सकते हैं कि इससे बोलिए ज़्यादा नहीं होगा, इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसमें क्या हुआ था कि लोग अंग्रेज लोग जो था, देखिए समस्या कहाँ से शुरू हुआ था कि ये लोग बोलिए सबसे तो पहले पूरा शराब पी के टून था, जितना था सब शराब पी के टून था। और जब शराब पी के टून था तो ये लोग क्या कर रहा था कि बोले उधर कुछ अपना कांड कर रहा था। तो उसी समय सिराजुद्दौला था। जब सिराजुद्दौला आया, जब इसको मालूम चला कि लोग ऐसा कर रहा है, तो ये क्या करता है कि यही छोटा सा कमरा में क्या करता है, 146 अंग्रेज अधिकारी क्या करता है, बंद कर देता है। तो बोलिए ना तो उसमें कोई लाइट था और ना ही कोई ऑक्सीजन के लिए कोई व्यवस्था थी, लेकिन एक बोलिए शायद हल्का सा खिड़की था शायद। अब होता है क्या, खिड़की मतलब रोशनदान जिसको बोलते हैं, अब हाई खिड़की मत समझिए कि बड़ा का खिड़की है, रोशनदान हुई बोले एक बिल्कुल छोटा सा। तो उसमें क्या होता है, पहले तो गर्मी का दिन हुआ करता था, ऐसे बोले सब पूरा शराब पी करके एकदम पूरा अपना फिट का फिट है। तो ये बंदा जब आता है तो ये तो बोलिए सबसे 146 में 146 को बंद कर देता है। जब 146 में 146 को बंद करने लगता है तो बोले 15-20 मिनट बाद उसमें से चिल्लाने लगता है लोग, ये वो फलाना ढंगना चिल्लाना। तो वहाँ पर जो बोलिए इसका सिराजुद्दौला का जो एक सैनिक था, वो सोचा कि इनकी मदद कर दे, वो बोलिए उस पर तरस आ गया, वो सोचा कि इन पर मदद कर दें। लेकिन फिर ये सोच लिया ना करम तो महाराज तो गुस्सा हो जाएंगे, इस सोच हमरे के महाराज सजा दे देंगे। फिर बोले कुछ नहीं किया, उसमें अब चिल्लाना भैया पानी दो पानी दो पानी दो। तो ये क्या किया, थोड़ा सा बोल के उनको पानी दिया भी। वो कुछ लोग बोला कि तुम हमें निकाल दो, हम लोग तुम्हें क्या करेंगे, बोले बहुत सारा संपत्ति भी देंगे। लेकिन उसमें बोले हिम्मत तो थी नहीं, भाई है तो बंदा महाराजे का ना आदमी सिराजुद्दौला का। तो वो बोलिए क्या एक बार कोशिश करने, तो फिर जब ये जाता है सर चेक करने, तो वहाँ पर देखता है कुछ बंदे की मृत्यु हो जाती है, उसमें से कुछ लोगों की नहीं, उस टाइम मृत्यु नहीं हो रहा था। ये अपना क्या बोलिए जाता है पानी दे करके, पानी देता है, और पानी दे करके जब बोलिए जाता है उनके उसके समय सिराजुद्दौला के पास में, अब यही कहने के लिए कि जो है सरकार इनको छोड़ दिया जाए। तो सरकार को देखता है कि सरकार तो एकदम बिस्तर में बैठ के बिस्तर में सोए हुए हैं, यानी कि सिराजुद्दौला क्या बोले उस समय अपना क्या रूम में सोया हुआ था, इसलिए बोले इसमें हिम्मत नहीं होता कि उसको हम सिराजुद्दौला को जगाएं। और ये भी क्या होता है, छोड़ देता है। वही 146 में से होता क्या है कि बंदा बोलिए सीधा कितना 123 का तो अपना काम तमाम इसी तरह हो जाता है। हाँ 123 का क्या होता है, काम तमाम हो जाता है, और केवल बंदा बचता है केवल 23 तो टू द पॉइंट अगर हम एग्जाम के व्यू से देखते हैं तो केवल वही पूछेगा कि भैया ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को, और ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई थी, सिराजुद्दौला के। और मैक्सिमम ये कर सकता है कि इसमें कितने व्यक्ति बचे थे और कितने व्यक्ति मृत्यु हुए थे, यानी कि 123 व्यक्ति क्या होते हैं, मृत हो गए थे, जबकि 23 व्यक्ति बचे हुए थे। अब इन्हीं के समय जानते हैं 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। क्या बोले हैं, इन्हीं के समय 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई जब होती है तो क्वेश्चन ये है कि ये बताइए प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव।
बहुत सुंदर। और इधर से सिराजुद्दौला का नेतृत्व, ठीक है, सिराजुद्दौला का नेतृत्व कर रहा था मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर तो कैसा था? कुत्ता था। कहने का मतलब कुत्ता का भैया कितना कर लो, उससे पूछ क्या होगा? सीधा हो सकता कभी? बोले कुत्ता से भी, कुत्ता तो बोलिए बहुत वफादार होता है। वो चोट्टा क्या किया कि ये बोलिए थोड़ा सा विश्वासघात कर दिया इसके साथ, किसके? सिराजुद्दौला के साथ। और इस प्रकार से इसकी सेना हार गई। और बोलिए सिराजुद्दौला में दो नायक ऐसे भी थे जो बोलिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिनमें एक का नाम था मीर मदान और दूसरा का क्या नाम था? मोहनलाल। बहुत सुंदर। क्या बोले? एक का नाम मोहन वो भी मर जाता है शायद। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्या बोले हैं कि क्या बोलिए कि मीर मदान अपना क्या होता है? मारा जाता है। और बोलिए अपना मोहनलाल भी अपना वही बाद में सब बुलेट ऐसे कर जाते हैं। तो ये तो अपना इस तरह से हुआ। तो क्वेश्चन अब ये है, ये बताइए प्लासी किस नदी किनारे है? भागीरथी। भागीरथी। और प्लासी किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। प्लासी देखिए पहले जो भी नाम होता था युद्ध, वो बोलिए जगह के नाम पर उसका नाम रख दिया था। तो प्लासी जो स्थान है कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। और बताइए अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व करता है? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव की जब बात करते हैं प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन ले लिए, अगर जब बात करते हैं प्लासी का युद्ध, तो जानते हैं अंग्रेजों का पहला सैन्य निर्णायक युद्ध कौन था? यही अपना प्लासी का युद्ध था। ठीक ना? क्या बोला है? अंग्रेजों का पहला सैन्य निर्णायक युद्ध कौन था? यही प्लासी का युद्ध ही था। और उसके पश्चात में जैसे हम लोग बात क्या करते हैं कि देखिए अंग्रेजों का क्या बोले, अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो ये प्लासी के युद्ध से ही, प्लासी के युद्ध से ही। और चोट्टा रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहते हैं? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। बहुत बेहतरीन। यहाँ से अपना ये हो जाता है। अब बात करते हैं क्या जी? मिर्जा। तो बताइए प्लासी के समय मुगल शासक कौन था? हो आलमगीर द्वितीय था। बहुत सुंदर है, आलमगीर द्वितीय है, एकदम सही है। प्लासी के युद्ध के समय क्वेश्चन, हाँ बस बहुत ना बेहतरीन। अब देखिए जब बात किसकी कर रहे हैं, हाँ तो प्लासी के युद्ध के समय क्या बोला? कौन मुगल शासक था? हो आलमगीर द्वितीय। यहाँ से पढ़ते हो। अब आते हैं तो थोड़ा सा बक्सर का युद्ध। देखिए जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर का युद्ध में बताइए कौन कौन पार्ट भाग लेता है? अरविंद जी नाम बताइए। सालम द्वितीय। बहुत सुंदर। तो देखिए जब किसका जब सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो बोलिए शासक अपना किसको बनाते हैं? मीर जाफर को बनाती है। ठीक है, क्या बोले? मीर जाफर को बनाया जाता है। लेकिन मीर जाफर तो कैसा था? कुरकुरा से भी बदतर था। तो मीर जाफर को हटा दिया जाता है। और मीर जाफर का हटाने के पश्चात किसको? मीर कासिम को। तब मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता तो बोले चलाक व्यक्ति था। क्या हुआ था उसकी? जब वहाँ पर बोलिए मुर्शिदाबाद में राजधानी थी, तो दी देखा कि जब तक यहाँ राजधानी रहेगा तब तक बोलिए अंग्रेज हमको चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए अपनी राजधानी कहाँ करता है? मुंगेर में। हम मुंगेर में जब लाता है तो क्या करता है भैया? हम मुंगेर में जब लाते तो क्या करता है? यहीं पर बोलिए अपना किसका? ठीक है, बंदूक का फैक्ट्री यहीं डलवा देता है। क्यों डलवा देता है? कह रहे कि जब तक नहीं भाई बनेगा तब तो बोलिए लड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए यह तो बात मुंगेरिया बंदूक है। जैसे पता है रामपुरिया चाकू पढ़ते हैं ना हम लोग, रामपुरिया चाकू, तो उसी तरह से मुंगेरिया बंदूक। अब क्या होता है जब मीर कासिम अपना यहाँ बनता है तो बोलिए अकॉर्डिंग टू अंग्रेजों नहीं चला, क्योंकि वो उसका दल्ला नहीं था। ठीक है, तो उसी को लेकर के अपना क्या जब बात नहीं मानता है तो ये युद्ध होता है, उसको बोलिए गद्दी से फिर हटा दिया था। ठीक है, अब क्या होता है तो उसी के टाइम बोलिए अपना क्या एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या बोलिए कब होता है? 1764 को। ठीक है, क्या बोला है? बक्सर का युद्ध जो है अपना 1764 को होता है। और ठीक है, बक्सर 1764 को होता है। इसमें अवध के राजा, ठीक है ना, क्या बोला है? सिजाउद्दीन। ठीक है, क्या बोला है? अवध का नाम सिजाउद्दीन। फिर अपना बंगाल का मीर कासिम, ठीक है, बंगाल के राजा नहीं थे, ठीक है, क्या बोले? बंगाल के मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, क्या बोले? तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय संयुक्त रूप से मिलकर एक तरफ, और उधर से बोलिए अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। बोलिए जिसमें क्या होती है कि इन तीनों सेनाओं की संयुक्त रूप से हार हो जाती है। और यहीं से इसी युद्ध से क्वेश्चन ये देगा कि किस युद्ध से, ठीक ना, अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो बक्सर के युद्ध से। बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली किसकी बात होती है जी? ये तो अपना बात हो गई, बक्सर का युद्ध हो गया। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक मीर जाफर था। क्योंकि जब ये बोले अपना बंदा मुंगेर नहीं भागा नहीं था, हुआ था क्या? हाँ, हटा दिया गया था।
ये जब राजधानी मुंगेर बना और जब अंग्रेजों की बात नहीं मान लगा तो इसको हटा करके फिर मिर्जाफर को ही बना दिया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। अब हम लोग बात किसकी करते हैं? बंगाल का शासन। चलिए यही सब समाप्त कराते हैं। बंगाल के बाद बात करते हैं किसी, मैसूर। मैसूर है ना जी। तब ढाका है, मुर्शिदाबाद, तब फिर मुंगेर। अगर बंगाल की राजधानी बोलते तो ढाका है, पहला उसकी राजधानी ढाका है, फिर मुर्शिदाबाद है, फिर मुंगेर है। मुंगेर को ही मुदगलपुर के नाम से जानता है ना जी। हाँ 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 एकदम, हाँ हाँ वही ना, अपने नाम से मुर्शिदाबाद का नगर का राजधानी बनाता है। ये भी हो गया। अब देखिए टू द पॉइंट वाली बात किसकी हो रही है? मैसूर। बहुत सुंदर, मैसूर। ठीक ना, क्या बोला है? मैसूर। देखिए क्या बोल रहे हैं, जानते हैं हम। देखिए जिस तरह से बंगाल में कहानी पढ़ाएंगे उस तरह से मैसूर में कहानी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक ना, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि जानते हैं टाइम बहुत ओवर होने वाला है। फटाफट बोलते हैं यार, आप लोग झटाझट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। कौन 80 से 84 हो? 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 99। चौथा आंग्ल मैसूर 99। अब बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर में कौन सी संधि? मद्रास की, MMS, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, MMS में MMS। ठीक है, तो क्या बोले हैं? प्रथम आंग्ल मैसूर में कौन सी? मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर में क्या चाहिए? मंगलौर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि। बहुत बेहतरीन। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, ये बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? नहीं सुने, बारे लास्ट था। ठीक ना, क्या बोले हैं? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर बारे लास्ट था। ठीक है, अब बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स, और तीसरा के समय कर्नवालिस, और चौथा के समय वेलेस्ली। और वेलेस्ली छोटा क्या कहता, खुद को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, बोलेंगे बहुत कायर आदमी था। चलिए इसको करते करते अब बातें किसकी होती है? तो ये बताइए कि इनका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी जीत हुई थी? हैदर अली की। प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली की जीत हुई थी, जबकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी, बहुत सुंदर, इनकी बोलिएगा मृत्यु हो गई थी। अब चले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह आता है आप ही का सुन ये है कि ये बताइए, देखिए टीपू सुल्तान क्या बोलिए अपना का, हाँ ये अपना का टीपू सुल्तान की राजधानी क्या बनाता है? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाता है, जैकोबिन क्लब का स्थापना करता है। ठीक है, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। ठीक है, स्वतंत्रता का ट्री लगाता है और यही कहता है कि चूहों की अपेक्षा बेहतरीन है या गिद्धों की अपेक्षा जीने से बेहतरीन है कि एक दिन शेर की तरह जियो। ठीक है, एक दिन शेर की तरह जियो। और ये बोले टीपू सुल्तान क्या बोले, अंग्रेजों को हराने के लिए किसको? फ्रांसीसियों से मदद भी लेता है। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को किस युद्ध में? तो पोलिलूर के युद्ध में हराया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को किस युद्ध में? पोलिलूर के युद्ध में हराया था। अब देखिए जब टू द पॉइंट वाली जब टीपू सुल्तान की बात होती है, जब तीसरा होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथा बोलिए लड़ाई लड़ते हैं और चौथे लड़ाई में टीपू सुल्तान क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं बंदे? शहीद हो जाते हैं, बोलिए मृत्यु हो जाती है। इसको कहते हैं टू द पॉइंट, फिनिश। अब बात किसकी होती है? तो आप जानते हैं टू द पॉइंट वाली बात किसकी हो रही है? ये तो अपना मैसूर हुई है ना। अब चलिए बात करें किसकी? सिख ना। हाँ तो चलिए तो बताइए हो जरा, आप सजाइए तो। बहुत बेहतरीन, क्या बोले हैं? सिख और अंग्रेज। देखिए जब सिख और अंग्रेज की बातें करते हैं तो सिख और अंग्रेज क्या है चर्चा में पहले जितने भी जानते हैं जो सिख गुरु में हैं उनका क्रम ले लेंगे तथा उनके द्वारा प्रमुख रूप से किए गए कार्य ले लेंगे। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं उनका जब क्रम के साथ अपना कार्य भी उसी तरह है। सबसे पहले सिख गुरु कौन था? गुरु नानक की जो बात करते हैं, इनका जन्म 1469 में, क्या बोले, गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था ना जी। इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता था, तो इनके पिता का नाम क्या था? कालूराम। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? कालूराम और हाँ तृप्ता। और इनका शादी जानते हैं
सुलक्षणी नामक महिला से इनका शादी हुआ था, ठीक ना, क्या बोले हैं हाँ सुलक्षणी, इनकी माता, इनकी शादी, इनकी वाइफ बोलिए, इनकी वाइफ जो थी उनका नाम सुलक्षणी हुआ करता है। ये क्या करते हैं कि देश क्या बोलिए 5 बार अपना भ्रमण करते हैं, जिसको सिख धर्म उदासीस कहा गया, ठीक है। और ये क्या उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, करतारपुर साहिब में 1538 में उनकी मृत्यु हो जाती है। सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ही किए थे। प्लस में सिख धर्म में अभी जब लंगर देखते हैं ना, संगत एवं पंगत, धर्मशाला और लंगर, इसका स्थापना इन्होंने ही किया था। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें क्या आ जाती है, तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली अपनी बातें आती है। दूसरे से गुरु कौन है, गुरु अंगद। गुरु अंगद देखिए जब बात करते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था, तो लाना था। गुरु अंगद के बचपन का नाम लाना था, ठीक ना, क्या बोले कि गुरु अंगद के बचपन का नाम लाना था। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि को लिखा था, ठीक है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि को लिखा था। अब प्लस में ये क्या कहते कि संगत और पंगत को अनिवार्य कर दिए, संगत और पंगत को अनिवार्य कर दिए। अब बात किसको हो रही है, सिख धर्म के तीसरे गुरु, यानी सिखों के तीसरे गुरु। तो देखिए सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, अमरदास। बहुत बढ़िया, देखिए सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। ये 22 गद्दियों का निर्माण करते हैं और ये हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति लवना या लवन, ठीक ना, क्या बोले हैं, ये हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति लवन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, लवन की शुरुआत करते हैं। और यही ठीक ना कौन, गुरु अमरदास, ये बोलिए अकबर से गोविंदवाला में ही मिलते हैं। अकबर से कहाँ मिलते हैं, क्वेश्चन ये देता है, गोविंदवाला ही मिलते हैं, हाँ गोविंदवाला में। और एक क्वेश्चन ये लीजिए, ये बताइए कि बीबी भान गुरु अमरदास की कौन थी, पुत्री। बहुत बीबी भान जो है गुरु अमरदास की पुत्री थी, जिनको अकबर क्या करते हैं, बहुत सारा गांव दान में देता है। और बात एक अच्छी गुरु रामदास, ठीक है। तो देखिए जब बात करते हैं गुरु, तो एक क्वेश्चन बता दीजिए, गुरु अंगद गुरु नानक के कौन थे, हाँ गुरु अंगद गुरु नानक के कौन थे, बहुत बेहतरीन भाई थे, ठीक है, क्या भाई थे। चले बहुत बढ़िया। अब बात करें सिखों के चौथे गुरु। देखिए जब सिखों के चौथे गुरु की बात की जाती है तो वो चर्चे में काहेला है, तो देखिए उनका चर्चा में होने का मिलने वाली 2-3 वजह है। सिखों के चौथे गुरु पहले अपना अमरदास थे, और ये गुरुपद को क्या कर देते हैं, पैतृक बना देते हैं, ये गुरुपद को पैतृक बनाते हैं। हाँ तो चौथा रामदास ना, ओ हाँ क्या बोला, फिर से बोलिए, नहीं उनके भाई देता है, देखिए हाँ भाई देता है। सुनिए चौथा जो गुरु रामदास है, ठीक ना, सुनिए प्लीज मी डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे, और इन्होंने क्या किया था कि गुरुपद को क्या किया था, पैतृक कर दिया था। इन्होंने गुरुपद को पैतृक कर दिया था। और इनकी पत्नी का नाम था बीबी भान, जिसको भैया क्या किया था, अकबर ने बहुत सारा बोलिए 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था। और वही 500 बीघा पर आज बोलिए अमृतसर नगर की स्थापना की गई है। तो तो हम कहाँ बोल रहे हैं, नहीं बीबी भान जो है रामदास की पत्नी थी, तो यही ना बोल रहे हैं जी, ठीक है। क्या बोले हैं कि बीबी भान रामदास की पत्नी थी, और इन्हीं को क्या बोलिए अकबर 500 बीघा जमीन देता है। उसी 500 बीघा में जमीन क्या चाहिए बोलिए, अमृतसर नगर का स्थापना करते हैं, और वहीं पर क्या बोलिए अमृतसर जलाशय का निर्माण कराते हैं। अब बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु। सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। देखिए जब सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं, ये चर्चे में कहला है, ये बोलिए सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब के रचना करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये होता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक ना, क्या बोले हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहला भाग किसका है, तो बंगाल के अपने कवि हैं जिसका नाम है जयदेव, उनका है। और जबकि सबसे अंतिम भाग किनका है, गुरु तेग बहादुर का है। अगला एक और क्वेश्चन रहता है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में किनका किनका बोलिए विचार मिलता है, कबीर, रविदास, नामदेव, बाबा फरीद, ठीक है। इन चारों व्यक्तियों के वर्णन किससे मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। और टू द पॉइंट वाली और देखिए इंटरेस्ट वाली और मजा वाली क्या बात आती है, तो यानी कि क्या बोले हैं कि देखिए सिखों के 5 गुरु अपना कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, ठीक ना। क्या बोले सिखों के 5 गुरु गुरु अर्जुन देव थे, और ये क्या बोलिए आदि ग्रंथ का रचना करते हैं, ठीक है। और यही बोलिए किसका, खुसरो की मदद करते हैं। खुसरो किसका बेटा था, जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर खुसरो जो है कौन, हाँ एकदम वही बना है, बिल्कुल वही बना है। क्या बोले हैं कि देखिए अपना करते हैं ये चीज़ कि जहांगीर के बेटा खुसरो का क्या बोलिए अपना कुछ मदद करते हैं, ठीक ना, जिसके वजह से जहांगीर क्या करता है, इनकी हत्या कर देता है। जहांगीर यानी कि गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देता है। इसके अलावा देखिए और ये क्या करते हैं जानते हैं,
जो एक एक करतारपुर जो साहिब है ना, करतारपुर नगर का स्थापना यही करते हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं, करतारपुर नगर का स्थापना गुरु अर्जुन देव ही करते हैं। फिर एक अपना एक तरन तारान नाम का एक जगह था, उसका भी स्थापना नहीं करते हैं। और यही बोलिए जो वर्तमान में आप लोग स्वर्ण मंदिर देखते हैं ना, स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी अपना यही करा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोलिए, सिखों में एक प्रथा चला रहे मनसद प्रथा। मनसद प्रथा में क्या कर रहा था कि सिखों को, क्या बोले, मनसद प्रथा में क्या करता, सिखों को अपने टैक्स का 1/10 सिख गुरु को देना होता था, ठीक है। क्या बोले, सिखों के गुरु को 1/10 देना होता था। अब बात टू द पॉइंट, चलिए इनको भी खत्म करते हैं। बात आते हैं छठे गुरु। देखिए जब छठे गुरु आते हैं तो छठे गुरु चर्चे, छठे गुरु, हाँ ये भी बोलिए बड़े भयानक आदमी थे। छठे गुरु कैसे आदमी थे, भयानक आदमी थे। ये बंदे देखिए भयानक आदमी क्या होते हैं, क्या बोले हैं ये बंदे। देखिए जब हम लोग गुरु हरगोविंद की बात करते थे, ये बंदे चर्चा में किस लिए, गुरु हरगोविंद देखिए सिखों के छठवें गुरु थे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं, अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन, ठीक है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई थी, ठीक है। क्या बोले, अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई थी। और ये क्या बोलिए कि दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था यही कराते हैं, ठीक ना, क्या बोला, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था यही करते हैं, हाँ। और ये क्या करते हैं कि बोलिए दो तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे, क्या बोले, 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे। और जो बोले सोनिया शस्त्रीय काल, ठीक है, नहीं वो लास्ट वाले थे। ये केवल 2 तलवार लेकर बैठते थे, इनकी यही चर्चा है। जैसे करते हैं ना, जो बोले सोनिया शस्त्रीय काल, निकालो खचाक से, तो वही ये बंदे का 2 तलवार बांध के रखते थे, ठीक है। अब क्या होता है, अब अभी भी देखिए कोई जो सिख वाला पुजारी होता है ना, जो उसमें रहता है, तो देखिएगा कि उन लोगों का 2 कोई तलवार अपना बांधे रहता है, एक इधर रहेगा और एक अपना इधर से रहेगा। चलिए हो गया। अब देखिए बात क्या होती है कि यही बोलिए अपना क्या करते हैं कि बोलिए अपने सिखों को अपना कहते एक सैन्य के रूप में भी डालते हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं, ये सिखों को अपने एक सैन्य रूप में भी डालते हैं। अब बात करते हैं सिखों के 7वें गुरु। देखिए सिखों के 7वें गुरु हर राय थे, और ये क्या बोलिए दारा सिखों को क्या कहते हैं, आशीर्वाद दिए थे, तथास्तु, ठीक है, क्या चीज, तथास्तु। अब तथास्तु मतलब एग्जाम्पल के रूप में समझे ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अब ये वर्ड नहीं बोले थे, ठीक ना, बहुत सुंदर। अब बात क्या करते हैं सिखों के 8वें गुरु। सिखों के 8वें गुरु कौन थे, हरकिशन। हरकिशन देखिए इनके बारे में क्या होती है, ये बेचारे थोड़ा चेचक हो गया था। तो भाई चेचक किस वायरस होता है, बहुत सुनो, चेचक वेरियोला वायरस है, ठीक ना, वेरियोला। तो क्या होता है, इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। और ये बोलिए क्या करते हैं कि गुरु पद के बारे में जाकर के थोड़ा बहुत किसको, औरंगजेब को समझाना पड़ता है, ठीक है। औरंगजेब क्या करते हैं, समझाते हैं। अब बात करते हैं सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। देखिए जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, ये बोले इस्लाम धर्म न स्वीकार करने की वजह से पहले से में सिखों के 9वें गुरु क्या तेग बहादुर थे। इन्हें बाबा बकला, तो क्या बोले, इन्हें बाबा बकला अथवा चादर के हिंद के भी नाम से जाता है, ठीक है। क्या बोले, इन्हें बाबा बकला अथवा हिंद का चादर के नाम से जाते हैं। और ये क्या बोले, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण औरंगजेब क्या करता है, इनको मरवा देता है, ठीक है। औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब इनको मरवा देता है दिल्ली में। देखिए उनका जब जानते हैं, जब उसका इनका जब, अरे शीशगंज था भैया, शीशगंज ना देकर सीधा दिल्ली देगा, ठीक है। और देखिए वो करता क्या औरंगजेब, इनका बोलिए पार्ट बाई पार्ट उसका जब कहानी थोड़ा सुनिए, आप लोग रुआ खड़ा हो जाएगा। हुआ था क्या, इनको तो पहले 2 अरेस्ट करके रखा गया, ठीक ना। इनको क्या किया गया, अरेस्ट करके, अरेस्ट मतलब समझ गया ना, पकड़ करके गिरफ्तार, हाँ, रखा गया। 15-20 दिन 1 महीना से इनको टॉर्चर किया गया कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो। ये बोले कि ना हम नहीं स्वीकार करेंगे। फिर मतलब 1 महीना तक किया गया। लास्ट में इनको ये ऑफर दिया गया कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर, तुम्हें यह प्राण दिया जाएगा। और जितना भी बोलिए सिख गुरु लोग जो था, अन्य जो सिख इनके चेहरा थे, इसको भी बोले कि उसको भी तुम इस्लाम धर्म स्वीकार और तुम्हें इतना मतलब हमसे जागीरें ले लो। ये बंदा लास्ट तक क्या कि स्वीकार नहीं किया। लास्ट में जब ये हुआ तो यही बोला गया कि अगर तुम सिख धर्म एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या चीज़, अगर तुम सिख धर्म एक्सेप्ट नहीं करोगे यानी स्वीकार नहीं करोगे, तो भैया जानते हो तुम्हें मारा जाएगा। तो ये बोले कि चलो भैया वही मंजूर है, मार लो, जब उससे खूबी है तो। अब उसमें भी क्या किया कि तुम्हें इस तरह से डायरेक्ट मृत्यु नहीं दे दिया, मार के आके गला खस दी, नहीं, तुम्हें बोटी निकाला है। तो बोले कि तुम्हें जिस तरह से भाई अच्छा लगता है मेरे साथ, तुम उस तरह से मेरे साथ कर लो। ये किनके बारे में क्या बात बोल रहे हैं, गुरु तेग बहादुर के बारे में। ये लोग क्या करता है, औरंगजेब कितना देखिए हरामी आदमी था। ये करता क्या है कि इनको बोलिए गुरु तेग बहादुर के, इनका जो सेनापति था उसका पहले बोलिए कुछ मांस निकलवाता है यहाँ से, कुछ मांस यहाँ से निकलवाता है।
लास्ट तक ऑफर दिया था कि भैया तुम जो है सिख धर्म को मुस्लिम धर्म क्या कर लो, हाँ स्वीकार करो, लेकिन ये बंदा लास्ट में इनका भूजा काटा जाता है, अभी गला नहीं काटा जा रहा है, फिर ये भूजा काटा जा रहा है। उस टाइम बोलिए हालात ऐसा हो गया, हालात ऐसा वहाँ बोलिए जो भी लोग जब जितना भी लोग बोलिए वहाँ पर जाकर देख रहा था, पूरा भीड़ इकट्ठा भीड़ किया गया था, सबके बोलिए आंखों में आंसू आ गया था, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं था कि विरोध किया जा सके। क्यों नहीं किया जा सके? क्योंकि बोले उस टाइम का सिस्टम ऐसा था कि राजा जो है वही भैया सब कुछ है, लेकिन आज की डेट में अगर हो जाए तो आदमी क्या हो जाए, झगड़ा कर देगा। मतलब किसी भी रिलीजियस को मर एक हिंदू नहीं बोलेगा, मुस्लिम हिंदू भी करेगा तो भाई कोई भी झगड़ा कर देगा, मुस्लिम भी करेगा कोई भी कर देगा, ईसाई कर देगा तो कोई भी झगड़ा कर देगा। तो ये इसलिए तो समझिए कि इनका मतलब कितना हालत मतलब बदतर किया गया। लेकिन लास्ट क्लास में क्या बोले कि हम भैया नहीं स्वीकार करेंगे, मतलब हम नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास तक ये क्या बोले स्वीकार नहीं किए। चलिए ठीक है, अब क्या गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के बाद में 10वें गुरु कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह। अरे गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह का भैया जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सुंदर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 के पटना सही में हुआ था, और इन्होंने आधुनिक सिख धर्म की स्थापना 1699 में किए थे, ठीक है। क्या बोले, इन्होंने 1699 में आधुनिक सिख धर्म का स्थापना किए थे। बहुत बेहतरीन गुरु गोविंद। ये गुरु गोविंद जब आते हैं, ये बोले सिखों को बहुत इन्होंने क्या चीज पातशाह की, ठीक है। क्या बोले, इन्होंने पातशाह की उपाधि ली थी, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे, प्लस में खालसा पंथ का स्थापना किए थे। खालसा भी जानते क्या था? एक बोलिए अपना एक सिख सैनिक ही था, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये दे दे एक क्वेश्चन ये दे दे कि सिखों को बोलिए अपना कैसे एक सैनिकों के रूप में एक और किसने किया था, अगर वहाँ ये भी है गुरु अर्जुन नहीं, छठे गुरु हरगोविंद, ठीक ना। तो हाँ, तो क्या सबसे देखिए सबसे पहले अपना इन्हीं को दे दीजिएगा, ठीक ना। किनको? गुरु गोविंद सिंह को दे दीजिएगा, ठीक है। और देखिए बात क्या बोले हैं, ये क्या करते हैं जी, पाहुल प्रणाली की शुरुआत करते हैं, पातशाह की उपाधि लेते हैं, फिर अपना खालसा, ठीक है, फिर अपना कैसे खालसा का अपना स्थापना करते हैं, खालसा पंथ का। और उसके अलावा क्या करते हैं तो और जानते हैं, जो अभी लोग अपना जितना भी सिख लोग हैं सिंह टाइटल जोड़ता है ना, ये सिंह टाइटल इन्हीं का देना है। और जो 5 के आकार देते हैं ना, यानी केस कंघी काड़ा ये सब जितना है, ठीक है, ये सब क्या चीज, तो ये बोलिए अपना किनका देना है? गुरु गोविंद सिंह का देना है। गुरु गोविंद सिंह की जब बात करते हैं तो यही जानते हैं जफरनामा का, क्या बोले हैं, जफरनामा का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था, ठीक है। क्या और तो ठीक है, तो लास्ट में आएगा, ठीक है, लास्ट में आएगा, ठीक है। क्या बोले हैं कि ये क्या बोलते हैं कि जफरनामा का क्या करते हैं, फारसी में अनुवाद कराते हैं। और यही बोलिए जानते हैं इनका बेटा थे, एक का नाम था फतेह सिंह और एक का नाम था जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह के क्या बोलिए, तो हाँ क्या किया था भैया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था ना जी, कि हत्या कर दिया था, चुनवा दिया था ना। सोचिए कैसा उस टाइम का बोले हालात था, आदमी को बोलिए कैसे जिंदा दीवार में भैया चुनवा देना, कितना सुनिए भयानक लग रहा है। तो बोलिए हालात ऐसा था। तो क्या कि इन लोग क्या कहता है, जिंदा चुनवा दिया जाता है। तो अब जब ये देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जब देखते हैं, देखिए ये देखें कि भैया जितना भी बोले सिख गुरु हो रहे हैं, बार बार इन लोगों को हत्या किया जा रहा है। उधर भैया गुरु अर्जुन देव का कर दिया गया, फिर इधर इनका गुरु तेग बहादुर का कर दिया। तो ये क्या किए कि गुरु जो पद के जो पैतृक था उसको खत्म करके, ये गुरु पद जो गुरु पद अपना पैतृक था उसको खत्म करके, ये बोलिए आदि ग्रंथ था, यही कहें कि अब सारा गुरु का कार्य आदि ग्रंथ ही करेगा। तो भैया लो तुम बुक फाड़ कर क्या कर सकते हो, कितना सारा बुक प्रिंट करवा देंगे, यही ना होगा जी। बुक फाड़ कर तुम क्या कर सकते हो, तुमका बोलिए ये टेक्निक था। अब देखिए टू द पॉइंट वाली क्या होती है, जब इन मतलब नहीं है समझ में। पहले सपोज कीजिए कि आपको समझिए कि कौन होगा, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु, और ये हो गए गुरु अर्जुन देव, और ये हो गए गुरु तेग बहादुर, और हम हो गए, चलिए हम ही ले लेते, ठीक है, हम मान लीजिए हम हो गए औरंगजेब। अरे एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या किए, औरंगजेब जो हम हो गए, इनकी भी हत्या करा दी, इनके भी हत्या करा दी। तो आपके माइंड में ही आया कि जब गुरु जो बंदा है उसको तो बार बार हत्या करा दिया जा रहा है, तो गुरु पद को जो खत्म कर दिया, यानी कोई आदमी गुरु पद नहीं रहे बल्कि किताब को ही गुरु बना दिया जाए, ये चीज़ का मतलब। कोई दिक्कत? चलिए और देखिए बात क्या होती है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, बोलिए अपना सिख धर्म जो था वो हल्का सा बिखर जाता है, ठीक ना। तो इसी में बोलिए अपना एक नाम आता है, और एक शेर जिसका नाम क्या था, बंदा बहादुर, ठीक है। क्या नाम था, बंदा बहादुर। देखिए बंदे बहादुर की चर्चा किस लिए है, बंदा बहादुर के लिए जब कभी हम बात करते हैं, मेरे में एक अलग प्रकार का एनर्जेटिक आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, क्योंकि सुरवीर इस टाइप का होना चाहिए, सुरवीर इस टाइप का। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था, और इसकी राजधानी कहाँ थी,
इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौगढ़। बहुत बेहतरीन। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौगढ़ हुआ करती थी। अब बंदा बहादुर जानते हैं, बंदा बहादुर लक्ष्मण दास नाम कौन दिए थे? यही शायद गुरु गोविंद सिंह दिए थे, गुरु गोविंद सिंह दिए थे। और ये टू द पॉइंट से मजा कब आता है, वजीर खां क्या करता है जी? वजीर खां बोलिए फतेह सिंह और जोरावर यानी कि गोविंद सिंह को दोनों बेटा को चुनवाता है ना, ये आते निकाल के पहले खर्च खर्च किसको मारता है? वजीर खां को। यानी कि वजीर खां की हत्या कौन करता है? बंदा बहादुर। याद हो गया? हाँ। अब क्या होता है कि बंदा बहादुर क्या करते हैं जानते हैं? गुरु नानक, ठीक ना, क्या बोले हैं, सिखों के पहले प्रवर्तक गुरु नानक तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का चलाते हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं, तथा अंतिम जो थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह इनके नाम से सिक्का चलाते हैं। और ये बंदा लास्ट में इनको इनकी हत्या कौन करता है? नहीं बताते हैं, लास्ट में इनकी हत्या कौन करता है? नहीं, इनका कोई बोलिए हाँ मुगल सेनापति था, वो हत्या कर देता है। लेकिन एक हत्या करने से पहले इनके बारे में कहानी लीजिए। शाहदरा जो जगह था, ठीक ना, कौन शाहदरा जगह था, उसको कत्लगढ़ी के नाम से, कत्लगढ़ी के नाम से क्यों जाना जाता है? निकाल कर तलवार इतना बोले मुगल से खच खच मारे थे कि बंदा लोग क्या हुआ, उसमें शाहदरा बोलिए खाली खून खून हो गया, इसलिए शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से जाता है। ठीक है, तो शेर इस टाइप का होना चाहिए, ठीक ना। अरे 2 दिन रहेगा जिंदगी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक रहेगा चीज, हाँ अभी नहीं कि गीदा वाला जिंदगी तो सिर नीचे चल रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं। जब कोई ज्यादा अन्याय करता है 2 दिन 4 दिन, ठीक है, बहुत सुंदर। इस प्रकार से क्या करते हैं, हाँ सिख साम्राज्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो महाराजा रणजीत सिंह, दल खालसा, बाल खालसा, सुकृचिया मिश्री सब जो बचता है इसको बाद में कर लीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग हो गया और इसमें जो थोड़ा सा बचे उसको कर लेंगे। अब देखिए एक आपको लूसेंट में हम वर्क यहाँ तक आपको देते हैं। लूसेंट में देखिए आप आइए सीधा कहाँ, गवर्नर जनरल में। और गवर्नर जनरल में जब देखिए आप आइएगा तो इसमें बोलिए बहुत बेहतरीन, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो आपको कल क्या करना है गवर्नर जनरल के रूप में है कि ईमानदारी पूर्वक, कैसे ईमानदारी पूर्वक लॉर्ड विलेजली, अरे सॉरी चोट्टा विलेजली, ठीक ना, क्या बोले हैं, ये विलेजली तक आप लोग क्या पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है, विलेजली तक जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और उसमें कीजिएगा क्या कि इसमें जो एक एक लाइन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम यही इधर पूछेगा और इसी आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग चल रहे हैं करंट शुरू करने। और आज सॉरी उसके लिए, आज हम लोग बोलिए साइंस का, लूसेंट का साइंस नहीं कर पाए, जिसमें हम लोग चैप्टर था चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 था ना जी, कार्बन चैप्टर। देखिए नहीं कर पाने का मुख्य वजह यह है कि उसी में हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है। तो चलिए कार्बन चैप्टर को फिर हम लोग कल करते हैं और अभी हम लोग आते हैं करंट की तरफ। तो चलिए अभी बने रहिए और जुड़े रहिए। चलिए बहुत बेहतरीन। आइए ये बताइए मातृ मृत्यु दर, ठीक है, क्या बोले, मातृ मृत्यु दर, मदर्स मातृ मृत्यु दर वर्तमान में कितना है? 97। बहुत बेहतरीन, 97। पहले कितना था? 130 नहीं, पहले जो आपका, अभी सुनिए, अभी हमारा 97 है, ठीक है, आयु हमारा कितना है? 97 है। तो अगला जस्ट बताइए कि हाँ मातृ मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य की है? केरल। फिर केरल, फिर सुनिए सुनिए, नहीं अरे नहीं सुनिए ना बाबा, सुनिए, मातृ मृत्यु दर अभी जो है वर्तमान में, ठीक ना, 97 प्रति 1 लाख पर। पहले मातृ मृत्यु दर समझ रहे हैं ना किसको? हाँ, जो बोलिए प्रसव के दौरान, ठीक है, पहले किसको कहते हैं ये सुनिए, प्रसव के दौरान जो भी बोलिए कुछ ऐसा सुनते हैं कि भाई इनका डिलीवरी होने में ये डेथ कर गई, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। और ये 1 लाख की आबादी पर निकाला जाता है कि 1 लाख महिला में कितने लोगों की मृत्यु होगी प्रसव के दौरान। तो देखिए 1 लाख में अभी वर्तमान में टोटल 97 महिलाओं की मृत्यु हो रही है, ठीक है, जो कि पहले से बोले अपना पहले से बहुत ज़्यादा घटा हुआ है। अब बात क्या करते हैं कि देखिए मातृ मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य की है? केरल की, और उसके पश्चात महाराष्ट्र की, उसके पश्चात महाराष्ट्र की, और उसके पश्चात तेलंगाना की, ठीक है। सबसे नहीं, बिल्कुल हाँ, सबसे अधिक असम में है। सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर किसका? असम का है, ठीक है। चलिए अगला जस्ट बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आए कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक ना, क्या है फेशियल रिकॉग्निशन किस हवाई अड्डे पर लगाया गया है? इंदिरा गांधी। बहुत सुना, फेशियल रिकॉग्निशन समझ रहे हैं ना? बोल नहीं रहे हैं जी।
हाँ फेस के हमारा फेस गया बस उसके बारे में सब स्क्रीन करके बता देगा कि बंदा कैसा है। ये सुरक्षा की दृष्टि से किया था, ठीक है। चलिए अगला इस बताइए, वासेनर व्यवस्था का, ठीक है, क्या बोला है, वासेनर व्यवस्था का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत को। पहले बताइए वासेनर व्यवस्था है क्या? बस देखिए, वासेनर व्यवस्था का गठन 1993 में नीदरलैंड में किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ठीक है। क्या बोले, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत इसकी अध्यक्षता इसका अध्यक्षता भारत करेगा। अब एक बात क्या आती है कि वासेनर व्यवस्था क्या है? वासेनर व्यवस्था के तहत इसके जितने भी बोलिए अपना क्या बोलिए सदस्य देश है, ठीक है, क्या बोले, जितने भी सदस्य देश हैं उनमें क्या बोलिए हथियारों का, ठीक है, क्या बोले, हथियारों का अथवा बोलिए अन्य प्रौद्योगिकियों का साझा किया जाएगा, ठीक है। हथियार अथवा बोलिए अन्य प्रौद्योगिकियों को क्या किया जाएगा? साझा किया जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला लिस्ट बताइए, यूनेस्को के, ठीक है, क्या बोले, यूनेस्को के, हाँ सुन लीजिए, यूनेस्को के वर्ल्ड, हाँ यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, ठीक ना, अभी किन तीन चीज़ों को शामिल किया गया है? नहीं, ठीक है, खाने पीने की वस्तु में किसी को शामिल किया गया है? अरे भैया वहाँ के ब्रेड को नहीं शामिल किया गया जी, फ्रांस की ब्रेड को, सुनिए, फ्रांस की ब्रेड को। और जो अपना जाते हैं चाइना में लोग चाय पीता है उसको चांचू फेस्टिवल कहता है। क्वेश्चन ये क्या आता है कि चांचू फेस्टिवल कहाँ मनाया है? चाइना में। और किस चीज़ का फेस्टिवल है? चाय का है, चांचू फेस्टिवल। तो यानी क्या बोले हैं कि फ्रांस के ब्रेड को फिर आपको चाइना का चांचू फेस्टिवल को आता था। एक जानते हैं ग्वाटेमाला का एक अपना कोई प्रार्थना, ठीक है, ग्वाटेमाला का क्या बोले हैं एक पवित्र सप्ताह का आयोजन किया था, प्रार्थना नहीं पवित्र सप्ताह का आयोजन किया। इन तीनों को क्या बोलिए कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यानी कि फ्रांस के ब्रेड को, ठीक है, ग्वाटेमाला के पवित्र सप्ताह को, और प्लस में चाइना के चांचू, ठीक है, चांचू चैन, ठीक है। बहुत बेहतरीन। ये बताइए लोंगवाला संघर्ष का कौन सा वर्ष मनाया गया है? लोंगवाला संघर्ष का बोलिए, हो बाबू विशाल कालूराम बोलिए, गुरुजन। और है एक से लगा के जितना 200 तक सब बोल दो, एक तो सही हो ही जाएगा। बोलिए राजू जी, बोलिए। बहुत सुनो, आप बोलिए, आप बोलिए। हो अंकित, बहुत सुंदर आप हो। और ये ना है, अरे रवि कैसे हैं? बोलिए बोलिए। इस सब दे छोटा नहीं पड़ रहा है, केवल 51, ठीक है। तो ये बताइए पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? पिंगली वेंकैया की 146। और यही जो मेरा कहा करेगा कि सीताराम राजू का 125। और यही जो बोले कि इसका लोंगवाला का 51। और जब यही करेगा कि महापरिनिर्वाण का 67वीं, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला जो क्वेश्चन बताइए, पहले लोंगवाला है कहाँ? बहुत राजस्थान में है, जो कि अपना पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करता है। और 1971 के युद्ध में क्या बोलिए यहाँ पर बोलिए बहुत सारे सैनिकों ने अपनी श्रद्धांजलियाँ दी थी। और क्या बोलिए इसको अपना अधिकार करके पाकिस्तान का, ठीक है, क्या बोले हैं, पाकिस्तान का ऑपरेशन चंगेजी को निसफल कर दिया था, ठीक है। ऑपरेशन चंगेजी को क्या कहता है? निसफल कर दिया था, ठीक है। बहुत बेहतरीन। एक बात बताइए, आप बताइए, हो रजनीश जी और ओशो जी, जो है BR अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बहुत सुंदर डेट बताना है, बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन, 6 दिसंबर 1956। बहुत। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ हुआ है? वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 9वां कहाँ हुआ है? गोवा में। इसके पहले हुआ था केरला में, ठीक है। कहाँ हुआ है? गोवा में। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, किस राज्य की सरकार ने सर्वप्रथम दिव्यांग विभाग का गठन करने का घोषणा किया है? महाराष्ट्र, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम दिव्यांग विभाग का गठन करने का घोषणा किया है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नागपुर में ही, क्या बोला है, महाराष्ट्र के नागपुर में ही सर्वप्रथम डबल डेकर AC बस चला गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। और क्वेश्चन है, मैत्री दिवस भारत श्रीलंका के साथ मिलकर कब मनाता है? बहुत बेहतरीन। मैत्री दिवस कब मनाता है हो? बोलिए।
बहुत सुंदर। जब 16 दिसंबर को मनाया था तो हम पूछते क्या है, मैत्री दिवस जो ये 6 दिसंबर को मनाया था, क्यों मनाया जाता है? श्रीलंका के बोलिए, सॉरी श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी 16 दिसंबर 1931 को, ठीक है, लेकिन इंडिया 10 दिन पहले ही उसे मान्यता दे दिया एक देश के रूप में, नहीं 6 दिसंबर को ही, वही 6 दिसंबर से क्या मैत्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर, बहुत बेहतरीन। तो अगला पता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2023, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2023 कहाँ मनाया गया है? बहुत बढ़िया, पढ़ कर आए राजू जी, बस वो लगा ली मटने पर ध्यान रहे ना। अरे भानु, बहुत सुंदर। अंकित, अच्छा बुक नहीं, हाँ बहुत सुंदर। क्या हो, बुक है कि नहीं? ये आपको मनाया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत बेहतरीन। देखिए जब बात होगी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का थोड़ा दूसरा करंट ले लिया जाए, ले लिया है ना। क्या बोले हैं? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल मैनपुरी में, ठीक है, उत्तर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। देखिए अब जितना लाइन से बोला सब उत्तर प्रदेश का। क्या बोले हैं? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कहाँ? मैनपुरी में। और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ? लखनऊ, मेरठ में, ठीक है, कहाँ? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ? मेरठ में। और यही कह देगा कि भारत का पहला हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ? तो गाजियाबाद के सिरौरा गांव में, ठीक है। और यही कह देगा कि भारत का एकमात्र वैक्यूम शिविर सिस्टम कहाँ लगाया गया है? आगरा में, आगरा में। और यही जब कह देगा क्या जी कि संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर कहाँ? मगहर में, ठीक है, कहाँ? मगहर में, ठीक है, मगहर में। और जब यही कह देगा लता मंगेशकर के नाम पर, ठीक है, एक चौक का नाम किस राज्य सरकार ने किया है? अयोध्या में, बहुत सुंदर। कौन कियागा? उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत बेहतरीन। और जब उत्तर प्रदेश, चलिए ठीक, आइए अगला ये। तो अगला क्वेश्चन बताइए, कोची मुजरिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कोची मुजरिस फेस्टिवल, फिर इसको फेस्टिवल नहीं बोलेंगे, इसको आयोजन बोलेंगे, ठीक ना, फेस्टिवल त्योहार ना हो गया। केरल ही, ये जानते हैं क्या? ये कलाकृतियाँ है, ठीक है। तो एक बात बताइए, भारत का सबसे बड़ा, क्या बोले, भारत का सबसे बड़ा, अच्छी बताइए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ? भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर कहाँ खोला गया है? यो, आप लोग आगे पढ़ के पीछे लो, सही में कैसे भूलते जा रहे हैं? बड़ा दुख होता भाई, सुन सुन के यही पर मन कर रहना पढ़ाई के। ये जो है चेन्नई में खोला गया जी रिलायंस के द्वारा, कैसे घबराया जा रहे हैं? क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे बड़ा, ठीक ना, क्या बोले हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल कहाँ खोला गया है? अब यही बात, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल खोला गया कोचीन में, ठीक है। यहाँ से बोले माइंड में क्वेश्चन आया तो बोले चलो थोड़ा तो लोग पीछे ले आकर चलते हैं, ठीक है। तो लेकिन पीछे में आप लोग क्या किए? नील बट्टा सन्नाटा कर दिए। अगला बताइए, सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? न्यूजीलैंड। सिगरेट खरीदने पर बैन किस देश ने लगाया है? न्यूजीलैंड। तो क्वेश्चन जस्ट आपका ये आ जाता है यहीं से कि न्यूजीलैंड बताइए कि इसका जो वैसे किस बच्चे को अपना खरीदने से मना किया गया जिनका जन्म कब से हुआ है? 1 जनवरी 2009 में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके बाद के इसका कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो देखिए जब न्यूजीलैंड आ गए तो क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए कि वह कौन सा बोलिए संसद है जहाँ पर बोलिए 50% से ज़्यादा वहाँ की महिलाएं ही हैं? न्यूजीलैंड। और एक जस्ट बताइए, तंबाकू प्रतिरोध का बिल किस देश ने लाया है? न्यूजीलैंड। और सिगरेट को प्रतिबंध किसने किया है? न्यूजीलैंड। और यही जब एक और क्वेश्चन कर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा। और ठीक ना, ठीक, वो चेंज हो गए। तो ये बताइए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज, ठीक है, क्या बोले? हाँ, एंथनी एल्बनीज है। तो जस्ट यहीं पर है, बहुत सुंदर। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन बताइए। बोले क्वेश्चन ये बताइए,
यांगसे जो असल है ये कहाँ है, पहले ये बताइए, और ये चर्चा में क्यों है यांगसे? एग्जाम सीधा आपको पूछेगा यांगसे क्या है या फिर यांगसे कहाँ है। बहुत सुंदर। यांगसे जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ से भारतीय सेना प्लस में चीनी सैनिक के दोनों से क्या है पीछे अपना लौटना शुरू कर दिया है। तो ये बताइए गोगेरा हॉट स्प्रिंग कहाँ है जी? गोगेरा हॉट स्प्रिंग कहाँ है? हाँ गोगेरा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गोगेरा हॉट स्प्रिंग कहाँ है? लद्दाख में है। और वहीं पर बोलिए PP-15 है, ठीक ना, वहीं पर PP-15 है। वहाँ से क्या बोलिए भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों भी वहाँ से क्या किया है, बैक होना शुरू किया, ठीक है। बहुत बेहतरीन। तो अगला लिस्ट बताइए, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी सेंटर कहाँ खुला है? एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी सेंटर कहाँ खुला है? हाँ बोलिए बोलिए, शौक से बोलिए, नो डाउट है, तुम खुल के बोलिए। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी सेंटर कहाँ खुला है? हाँ बोले थोड़ा घुमा के तुम दिखाओ लोग चेहरा, घुमाओ। हाँ तो क्या बोले हैं कि भारत का पहला ड्रोन डिलीवरी सेंटर कहाँ खुला है, किस राज्य में? बहुत सुंदर। भारत का पहला ड्रोन डिलीवरी सेंटर खोला गया भैया कहाँ? ये खोला गया है कहाँ? मेघालय में, ठीक है। अब देखिए जब ड्रोन की बात करें तो आइए ड्रोन से तुम लोग कहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं। ड्रोन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्या बोला है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और ड्रोन से दवाओं के लिए अपना कुछ मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। और ड्रोन डिलीवरी सेंटर भारत में पहला भारत कहाँ खोला गया है? मेघालय। और देखिए ड्रोन डिलीवरी सेंटर में किया क्या जाएगा ये सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई दवा हुआ ना, उसको पहुँचाने के लिए क्या करेगा? सपोज कि भैया वो तो पूरा पहाड़ी एरिया है, तो आप वहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन से कितना ले जाइएगा? आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन जो हो तो भैया कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उसी चीज़ के लिए किया गया कि ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन क्या करेगा कि बोले किसी भी विषम परिस्थिति में आपको दवा फटाक से क्या करेगा, दवा और जो बोले अपना इक्विपमेंट होता है उसको क्या करेगा, फटाक से पहुँचा देगा। तो उसका बेनिफिट क्या किया था ये लोग कि जहाँ से बोले फर्स्ट टाइम लोग पहुँचाया था, वहाँ से सोचिए कि अगर आप बाई, हाँ ठीक है, अगर बोलिए अपना आप क्या चाहिए, अगर बाई व्हीकल जाते हैं तो उसमें आपको 2 घंटा 50 मिनट का टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटा 50 मिनट, बोलिए लगभग 2.5 घंटे का लगभग टाइम लगेगा, 3 घंटे का। लेकिन जब ये लोग ड्रोन से किया तो जानते हैं 35 से 40 मिनट में लोग पहुंचा दिया। ये चीज़ होता है। तो वो सब जो अपना क्या बोलिए बड़ा सेंसिबल मैटर होता है वहाँ, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन बताइए, केप टू रियो, क्या बोले केप टू रियो रेस में भारत के किस INS ने भाग लिया था? हाँ तारिणी। तो एक बात बताइए कि इंडिया ने श्रीलंका को कौन सा टोही विमान दिया है? ठीक है, कौन 228? बहुत बढ़िया। चलिए कोई डोर्नियर 228, ठीक है, बोला डोर्नियर 228, कोई दिक्कत ना। चले बहुत सुंदर। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आइए। ओहो, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? फिर से सुनिए, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? इसका गठन जानते हैं? तमिलनाडु किया है। इसका गठन किसने किया? तमिलनाडु किया है। और देखिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी में किया क्या जाएगा? और जैसे सपोज करो कालूराम हो गए ना, तो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, भाग जाएंगे भैया कहीं, ठीक है। तो माँ बाबू के घर पर अकेले रह गए। तो ये बूढ़े, ठीक है, क्या बोले वृद्ध व्यक्ति के लिए, दिव्यांग व्यक्ति के लिए, या फिर बोले वैसे असक्षम व्यक्ति के लिए जिनके पास बोले आने जाने में दिक्कत है, वैसे व्यक्तियों के पास जल्दी से बुक को डिलीवरी करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का गठन किया गया है, ठीक है। हाँ, तो जस्ट अगला इस क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने पहला बार अपना मिड डे मील नाश्ता योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, अष्टाध्यायी के 2500 पुरानी कोडवर्ड को कौन सॉल्व किया है? हाँ, एक बड़ा व्यक्ति चर्चा में थे जी, इसका तो कितना बार न्यूज में बंदे को देखे हम।
ऋषि नहीं थे, ऋषि देखिए इनका कुछ और नाम, ऋषि पनौती इनको कर लिए, ठीक ना, याद करने के लिए, ठीक है। इसको भैया पूरा मिले। इनका सुनिए पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम जानते क्या है, इनका पूरा नाम, हाँ, ऋषि राज पोपट, हाँ, ऋषि राज पोपट, पनौती नहीं, हाँ पोपट, ठीक है। क्या है इनका पूरा नाम, क्या है, ऋषि राज पोपट, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अगला यश क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, ये बताइए कि भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा, भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा, हाँ, भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा जी, ये जो खोला जाएगा भोपाल में। अब हमरा देखिए आप लोग से बड़ा दुख हो रहा है, भोपाल में जानते क्या किया गया है, भोपाल स्टेशन को क्या किया है कि 4 इट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है, ठीक है। क्या बोले 4 इट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। अब प्लस में वहीं पर क्या बोले कि हिंदी में पहला बार MBBS का पढ़ाई भोपाल से ही शुरू किया जाएगा। और जस्ट क्या बोले है कि इन्फेंट्री म्यूजियम सर्वप्रथम कहाँ खोला गया, भारत में, भोपाल में, जो कि विश्व का दूसरा ये है, ठीक है, ठीक ना, विश्व का दूसरा है और भारत का पहला है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, इंडिया, इंडिया, चीनी उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन है, इंडिया। तो बताइए चंदन जी निर्यातक देश कौन सा है, इंडिया, हाँ, उत्पादक और निर्यातक दोनों बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 1 लाख का, ये बताइए ओपी जी नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, वो विद्यादेवी भंडारी। तो वहां के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है, हम तो भाई वही जानते हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड ना जी, वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बनाया गया है। तो ये बताइए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानी विक्रमसिंघे, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन है। यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानी विक्रमसिंघे, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन है। और उसी तरह से बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रपति कौन है जी, विद्यादेवी भंडारी, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड है। तो यही जब कहते हैं ब्रिटेन के कौन है, अरे ब्रिटेन के ऋषि सुनक है। और यही जब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कौन बने हैं, एल्थनी एल्विस। यही जब हम क्या कह देते हैं, कुछ नहीं याद, ये मिस्र के कौन है, ये तो बड़ा चर्चे में है बहुत सुंदर, अरे सीसी बोतल है भाई, अब्दुल फतह सीसी बोतल, ठीक है, कौन है, अब्दुल फतह सीसी बोतल। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतह सीसी बोतल, ठीक है। यही जानते हैं अब्दुल फतह सीसी बोतल क्या करने वाले हैं, यही बंदे बोलिए गणतंत्र दिवस, ठीक ना, क्या बोले हैं, यही बोलिए गणतंत्र दिवस में आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अरे वही आकर चलेगा तो बीत ना गया, यही जो 2023 के गणतंत्र दिवस में इसे बोलिए आकर के चलेगा, ठीक है। अब्दुल फतह सीसी बोतल, ठीक है, बहुत बेहतर। अगला क्वेश्चन बताइए, हाँ एक क्वेश्चन बताइए, किस राज्य ने सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए, क्वेश्चन उल्टा बोल दिया, अच्छा नहीं, बहुत सुंदर, हाँ ये बताइए, उत्तराखंड ने सांस्कृतिक, क्या बोला, उत्तराखंड ने सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, ये बनाया गया है प्रसून जोशी को, ठीक है, किसको, प्रसून जोशी को। तो चलिए उत्तराखंड की बात हुई, तो आइए तो उत्तराखंड के भैया काम ले लिया जाए, ले लिया जाए ना सोनू जी। क्या आपका क्या नाम हुआ, अरे जियो, 1 सोनू 2 सोनू, आपका हो, अरे भाई है क्या भाई दोनों, चलिए सोनू मोनू सोनू, बहुत सुंदर। तो बात हो रही है, क्वेश्चन है, हाँ ये बताइए कि प्राथमिक स्तर पर, क्या बोले, प्राथमिक स्तर पर NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। और जस्ट यही से क्वेश्चन आता है, ये बताइए कि किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में, ठीक है, क्या बोले, संस्कृति विभाग, ठीक है, संस्कृत का गठन करने का घोषणा किया है उत्तराखंड। और यहीं से जस्ट उत्तराखंड से ये जस्ट वाला क्वेश्चन है कि बताइए उत्तराखंड ने किस व्यक्ति को, क्या बोला है, उत्तराखंड ने किस व्यक्ति को संस्कृति विस्तार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, प्रसून जोशी को, किसको, प्रसून जोशी को। तो चलिए आज के लिए ठीक है, आज के लिए
तो चलिए दोस्तों, देखिए क्या बोलते हैं, आज के लिए हम लोग करंट यही करते हैं। आपको देखिए हम वर्क देते हैं, बार बार देखिए दिखाते हैं, फिर से देख लीजिए। यही है करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022। बोल देते हैं क्या बोले हैं, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022। और इसमें आपको पेज नंबर 45 टू लेकर, ठीक है, क्या बोले हैं 45 से लेकर के आपको सीधा 50 तक कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्या बोलना है कि 45 से लेकर के 50 तक आप लोगों को जरूर करना है। अब देखिए हिस्ट्री में आप लोग बताए ना, हिस्ट्री बता दिए, तो चलिए। और देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं दोस्तों, आपको देखिए, आप लोग हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको पहले ध्यान से और बोलिए क्या चीज़, बिल्कुल सावधानीपूर्वक पढ़िए कि पहले आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ है कि अगर आपको हमारा क्विज अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भूलें ही ना भूलें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।